जय हिंद सभी बच्चों को। वेलकम बैक। कैसे हैं सभी? तो शुरुआत करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन की। और आज से आपको पता चल गया होगा कि अपना जो 11th के सेशन के जो 3-4 चैप्टर करवाए थे अपने, उसके बाद में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास का मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहला ब्लॉक आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला चैप्टर। राइट है। उसके बाद में एटम आता है, न्यूक्लियस आता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर वगैरह आते हैं। तो ये उसी के सारे पार्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग भी इसी का हिस्सा है। तो ये वाले ब्लॉक अपन कोशिश करेंगे कि ये जो ब्लॉक है वो कंटिन्यू हो जाए। तो ये मजेदार सेशन रहने वाला है। रोबिन, नेट का इश्यू है क्या बेटा? नेट का तो बेटा थोड़ा यूज ध्यान रखा करो अपने वहां पर, थोड़ा दिन में थोड़ा नेटवर्क का तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है, लाइब्रेरी को यूज, लाइब्रेरी में जाके वहां से थोड़ा सा किया करो, रिचार्ज रखा करो इसका। वाईफाई से ले लिया करो, आजकल तो लोगों के पास पड़े रहते हैं कई डाटा तो। ठीक है, तो इधर उधर से जुगाड़ कर लिया करो डाटा वाटा तो। गलत चीजें मत देखा करो। मिस किया उसको बेटा रिकवर करना। मिस क्लास को रेगुलर रखा करो, ठीक है चीजें। चलो, मजेदार चीजें हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस प्यारे से सेशन की। 12th क्लास का ये बढ़िया सा चैप्टर है और थोड़ा सा आप लोगों का पढ़ा हुआ होता है तो मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। और मेरा पढ़ाने का थोड़ा तरीका अलग ही है, इसको अपन थोड़ा बेसिक से उठाएंगे और एडवांस तक लेके जाएंगे। तो मॉडर्न फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं प्रकाश प्रभाव के बारे में। और इसकी थोड़ी सी अगर आपको हिस्ट्री पता होगी तभी इसके क्वेश्चन आप लगा पाओगे, मतलब समझ में आएगा ना इसका कहाँ से आया है नाम, क्यों पड़ा इसका नाम, इसका काम क्या है। ये आपको जानना इस चैप्टर में सख्त जरूरी है। फिर इसके क्वेश्चन लगाने में मजा आएगा। चलो स्टार्ट करें आज के पैसे हाँ, वो थोड़ा ध्यान रखना बेटा उस चीजों को, ठीक है। साथ साथ चलने की कोशिश करें और पीछे जो आपको बीच में जो वीकेंड मिल जाता है उसमें आप अच्छे से रिकवर कर लिया। हाँ, नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है भाई रोबिन, मैं समझता हूँ। तो बाद में फिर किसी को नेटवर्क का इशू आता है तो आप बाद में भी इसको थोड़ा सा रिकवर किया करो भाई। हाँ, तो बीच में है ना, आप रिकवर कर लिया ना भाई सारी चीजों को, ठीक है। अब अपनी पर्सनल बातें बाद में करेंगे, पहले काम की बात स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये थोड़ी हिस्ट्री में चलते हैं। अब सारे बच्चे अगले आधे घंटे तक, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है सारे के सारे, पहला ब्लॉग इसका कॉन्सेप्ट पर टिका हुआ है। और टीचर इस चीज को नहीं बताते हैं, इसलिए बच्चे के वो एक फंडामेंटल है ना वो क्लियर ही नहीं होता इस टॉपिक का। तो सारे बच्चे ध्यान रखना, मैं जो जुगाड़ बता रहा हूँ पहले वहां से इसकी नब्ज समझना कि ये क्या चीज चाह रहे हैं, और फिर देखना अंगुली पर याद रहेगा चीजें। लेकिन थोड़ी सी हिस्ट्री में चलते हैं। न्यूटन बाबा से स्टार्ट करते हैं। और न्यूटन यहाँ पर भी अवेलेबल है, सिर्फ न्यूटन के नियम भी नहीं है, न्यूटन के ये वाले कॉन्सेप्ट भी अवेलेबल है। ठीक है, आइए मैं एक एक वर्ड पकड़ना हूँ साथ अपने। देखो सारे साइंटिस्टों ने क्या क्या योगदान दिया, किन किन के दिमाग में सबसे पहले आया, सारी लड़ाई क्या थी। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना कि एक जो चीज बता रहा हूँ ढंग से समझना। सबसे पहले न्यूटन की बात करते हैं। मैं स्लाइड से समझाता हूँ। सबसे पहले न्यूटन बाबा की बात करते हैं। अब सारे बच्चे हैं ना, एक बार के लिए आप स्क्रीन को सीधा रख दें, कोई कमेंट ना करें, सुने अच्छे से, राइट है। हाँ, तो उसको सुनना है अच्छे से, ये समझने की चीजें हैं। एक बार दिमाग में बैठ गई तो क्वेश्चन लगा लोगे। देखना 1670 की बातें हैं। एज वो मतलब टाइम पीरियड याद नहीं रखना, लेकिन थोड़ा अंदाज रखना है कितनी पुरानी बात है। न्यूटन उस जमाने में ये बता दिए थे कि जो सूर्य का जो प्रकाश है, सनलाइट अपने पास आती है, ठीक है, जो लाइट होती है वो प्रकाश जो आज अपन देखो, इसको थोड़ा आज से भी कंपेयर करेंगे, सुनना मेरी बात, सारे शेर इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है, देसी जुगाड़ से। तो 1670 में न्यूटन ने क्या माना था, सबसे पहले प्रकाश को कण माना था, पार्टिकल मान लिया था। और न्यूटन ने ये कहा था कि चलो प्रकाश सबसे पहले कण है, और उसी के आधार पर इन्होंने पार्टिकल सिद्धांत दिया, कणिका सिद्धांत नाम दिया उसको। फिर न्यूटन ने कहा कि भाई प्रकाश तो कण है, उस जमाने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने दो चीजों को सिद्ध किया, अपवर्तन और परावर्तन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, दोनों को सिद्ध कर दिया उन्होंने। काफी दिनों तक ये बात चली। तो उन्होंने दो चीजों को, सारे बच्चे रखना, उन्होंने सबसे पहले प्रकाश को क्या माना, कण माना, पार्टिकल माना, और दो चीजें प्रूव कर दी, अपवर्तन परावर्तन। और न्यूटन उस जमाने के फादर ऑफ फिजिक्स थे और काफी दूर तक ये चीजें चली। सुनना मेरी बात को, रख देना है फोन को, कोई कमेंट नहीं करना है, सुनना। एक भी स्किप कर दिया तो फिर दिक्कत कर जाएगा चैप्टर, इसलिए नब्ज पकड़ना चैप्टर की कहां से स्टार्ट है। न्यूटन ने प्रकाश को कण मान लिया, दो चीजें सिद्ध भी हो गई, अपवर्तन और परावर्तन को सिद्ध भी कर दिया। अब थोड़ा मैं प्रेजेंट में आ जाता हूँ। प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसको मत देखना अभी इस लाइन को,
अपवर्तन को सिद्ध कर दिया, परावर्तन को सिद्ध कर दिया। ये लास्ट लाइन मत समझना क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है, इसको समझना। इन्होंने दो चीज प्रूव कर दी, और जो अगर आज से जोड़े, अगर इसको प्रकाश विद्युत प्रभाव है, सारे बच्चे रखना, प्रकाश विद्युत प्रभाव को थोड़ी देर के लिए आप एक बार के लिए अगर मैं इसको स्किप कर दूं, हटा दो इसको एक बार के लिए, तो दो नाम इन्होंने सबसे पहले चर्चा में लेके आए। अब आते हैं व्यतिकरण पर, इंटरफेरेंस, व्यतिकरण, तरंगों पर। तो सारे बच्चे ध्यान रखना कि न्यूटन का ये जो कणिका सिद्धांत था, आप केवल इतनी बात याद रखेंगे सारे बच्चे कि प्रकाश को इसने कण माना, इतनी बात सुनना, प्रकाश ने इन्होंने कण माना और दो चीजों को सिद्ध कर दिया, अपवर्तन और परावर्तन, इन सबको मत देखो अभी, राइट, ये दो बात याद रखना। समय की मांग बढ़ी, जरूरत पड़ी, न्यूटन बाबा के खिलाफ कोई जा नहीं सकता था, तो समय की मांग के अनुसार एक दूसरी चीज आई, नजर रखना, ये मत पढ़ना अभी क्या है, इसको मत देखना। फिर आया हाइगेन साहब, कौन आए, हाइगेन सर आए, उन्होंने कहा कि न्यूटन गलत है। सुनना, में शब्द पकड़ना और फिर देखना, इन सारे साइंटिस्टों का खेल खेलाता हूं तुम्हें। न्यूटन साहब गलत है, प्रकाश कण नहीं है, तरंग है, वेव नेचर रखता है। आप न्यूटन को गलत बता रहे, 80% आप मोदी जी को गलत बता रहे। उस जमाने में अपना मोदी जी वही था, मतलब उसके खिलाफ बोलना मतलब बहुत बड़ा कांड है, मतलब न्यूटन को गलत निषेध नहीं कर सकते, मतलब हवाएं एकदम विपरीत दिशा में बोल मोड़ दिया आपने। तो हाइगेन साहब ने क्या कर दिया, थोड़ा सा हवाएं मोड़ दी, यानी प्रकाश को कण ना मान के तरंग माना, और तरंग मानते हुए उन्होंने इसका एक नया नाम रख दिया, वेव फ्रंट, नाम सुना होगा, तरंगागर, राइट है ये चीज। और इन्होंने एक चीज का आविष्कार किया, व्यतिकरण का, सारे बच्चे सुनना, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, हालांकि व्यतिकरण में यंग का योगदान है, फिलहाल उसको भूल जाइए। व्यतिकरण जो होता है ना बेटा, दो तरंगों को जुड़ना होता है, दो तरंगों का जुड़ना। और हाइगेन ने ये कहा, इधर आओ न्यूटन बाबा, आपने अपवर्तन सिद्ध किया, परावर्तन सिद्ध किया ना, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन सिद्ध किया, ये मैं सिद्ध करता हूं। उन्होंने सिद्ध किया अपवर्तन और परावर्तन, न्यूटन बाबा को साइड में बैठा दिया, और एक नई चीज डिस्कवरी की, व्यतिकरण, उन्होंने अपनी सिद्धांतों के आधार पर व्यतिकरण, इंटरफेरेंस को समझा दिया। अब न्यूटन को कहा कि तुम सही हो तो सिद्ध करो इसको, इस व्यतिकरण को सिद्ध करके बताओ, इंटरफेरेंस को। अब इंटरफेरेंस, व्यतिकरण है ना, केवल तरंग प्रकृति से सिद्ध होता है, कण प्रकृति से सिद्ध नहीं होता, और न्यूटन बाबा यहां गलत हो गए। अब दो साइंटिस्टों की लड़ाई हो गई, एक कहता है साइंटिस्ट कहता है कि कण है न्यूटन, और हाइगेन कहता है तरंग है। वो लड़ाई आके अटक गई व्यतिकरण पर, क्योंकि व्यतिकरण, सारे बच्चे रखना, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस सिर्फ तरंग का होता है, कण का नहीं होता है, रेडी। दो साइंटिस्ट चलते रहे, ये मत देखिए, इनको बाद में समझाता हूं, पहले बताओ, दो बातें क्लियर हो गई कि तरंग प्रकृति। हाँ, इन्होंने एक चीज गलत बताई थी, जो कि आगे में पढ़ेंगे, जल्दबाजी में इन्होंने एक शब्द, वो कहता है ना, आप बड़े आदमी के खिलाफ बोलोगे तो कुछ गलत बोल दोगे, तो स्टार्टिंग में एक गलत भूल गया, इन्होंने तरंग का नेचर गलत दे दिया, यांत्रिक अनुदैर्ध्य बता दिया, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल बता दिया, मतलब तरंग को चलने के लिए माध्यम चाहिए। इन्होंने ये बता दिया कि सूर्य का प्रकाश धरती तक किसी माध्यम से आता है, जबकि अपन को पता अधिकांश भाग निर्वात है, वैक्यूम है। ये गलत भूल गया उस समय उनसे, ठीक है, देखो 1690 की बात है, गलत भूल गया ये स्टेटमेंट। फिर कहीं ना कहीं एक साइड में एक साइंटिस्ट आए, सुनना मेरी बात को, क्या 6 साइंटिस्टों की लड़ाई थी, है 2 साइंटिस्ट क्लियर, गलती से बगल में आए मैक्सवेल साहब। अब फिर इनको साहब को जोड़ूंगा मैं, पहले सुनना, मैक्सवेल ये आके क्या कहते हैं, तुम्हारी लड़ाई से हमें कोई मतलब नहीं है, एक कहता है कण है और एक कहता है तरंग है, चलो ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूं, नजर रखना, हाइगेन साहब ये कहते हैं कि भाई साहब, हाइगेन ने जो तरंग का नेचर दिया ना, वो गलत है, वो सुधार लो आप। वो नेचर जो प्रकाश, देखो इन्होंने क्या बताया कि प्रकाश जो है वो है अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य नहीं है, मतलब उन्होंने कई, कुल मिलाकर मैक्सवेल ने प्रकाश को तरंग ही बोला, यानी सीधा सीधा आप हाइगेन के बगल में आके खड़े हो गए, यानी अब न्यूटन अकेला पड़ गया। हाइगेन साहब के बगल में खड़ा हो गया कौन, मैक्सवेल। उन्होंने कहा कि ठीक है, इनसे गलती हुई है, वो गलती सुधार लो, बाकी तरंगी ही है, प्रकाश वेव नेचर ही रिप्रेजेंट करेगा। और इन्होंने थोड़ा सा उसका सिद्धांत, मतलब ये लाइन सुधारी उन्होंने, लॉन्गिट्यूडनल वाली, अनुदैर्ध्य वाली, और इन्होंने कहा कि अनुप्रस्थ होता है, और जो तरंग एक बार चली जाती है, एनर्जी लेके जाती है, वो प्रोग्रेस, ये प्रगामी तरंग होती है ये। और अपन को पता है 80% देखा जाए तो प्रकाश है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इन्होंने ये सारे सेगमेंट तैयार किए, क्या नॉन मैकेनिकल है, चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अनुप्रस्थ होती है, राइट है, प्रगामी होती है, एनर्जी लेके जाती है, और ये होती है विद्युत चुंबकीय तरंग, ऐसा इन्होंने बताया। 3 साइज, कितने साइंटिस्ट की एंट्री, पहले पढ़ो भाई, ठीक है। तीन तीन साइंटिस्टों की लड़ाई हो गई। पहला कौन कौन सा था, बताओ कौन सा वाला आदमी था, न्यूटन, जिसने प्रकाश को कण माना, पार्टिकल नेचर। हाइगेन ने कहा तरंग है, और मैक्सवेल ने क्या कहा, तरंगी ही है, गलती सुधार लो, केवल नेचर गलत था इसका। अब बात आई चौथे साइंटिस्ट की एंट्री होती है, सुनना मेरी बात, चौथे साइंटिस्ट की एंट्री होती है,
मैक्स प्लांक साहब की। ये कहता है भाई साहब ये हाइगेन गलत है। हाइगेन गलत है तो पक्का मैक्सवेल भी गलत है। ये कहता है कि प्रकाश कण ही है, यानी न्यूटन सही था। न्यूटन सही था, इन्होंने फोटोन का आविष्कार किया, फोटोन को डिस्कवरी किया और प्रकाश को कण मानते हुए एक नई चीज का आविष्कार किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि चैप्टर का नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव। सारे बच्चे देखना ये क्वेश्चन हजारों बार देखा जा चुका है, आधे बच्चों के दिमाग में ये चीज उल्टी बैठी हुई है, दोनों नेचर बताता है, नहीं, ये सिर्फ एक नेचर बताता है, कण प्रकृति, पार्टिकल, कण प्रकृति ही बताता है। यानी अब लड़ाई हो गई ट्विस्ट। कितने पहला न्यूटन ने क्या बताया, पार्टिकल कण, हाइगेन ने क्या बताया, तरंग, मैक्सवेल ने भी तरंग ही बताया। चौथा साइंटिस्ट की एंट्री आ गई और मैक्स प्लांक ने क्या बोला, मैक्स प्लांक ने कहा कि कण है, न्यूटन सही है। ये दो दो चार साइंटिस्ट लड़ाई। इसने ये पूछा अगर हाइगेन सही है, सुनना मेरी बात, इन्होंने इसका खोज किया प्रकाश विद्युत प्रभाव, और सारे बच्चे देखना ये कण प्रकृति से ही समझाया जाता है, राइट है। तो अब हाइगेन को बुलाया गया, इधर आओ साहब, एक काम करो, आप इसको प्रूफ करो। हाइगेन से ये प्रूफ नहीं हुआ। तो हाइगेन तरंग सिद्धांत से आप किसको प्रूफ नहीं कर सकते, इससे नहीं कर सकते, प्रकाश विद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, कण से समझाया जाता है। उन्होंने क्या माना था, वेव माना था, तरंग माना था। रेडी है सारे शेर कि ये वाली चीज है। अब नजर रखना मैं स्टेटमेंट जो बोल रहा हूं। फिर ये कहा, फिर हाइगेन कौन सा कम था, उन्हें कहा इधर आ, तू ये काम कर, व्यतिकरण को प्रूफ करके बता। इस भाई साहब को, मैक्सवेल को बोला इंटरफेरेंस को प्रूफ कर, व्यतिकरण को। इससे व्यतिकरण नहीं हुआ, इससे व्यतिकरण नहीं हुआ, क्योंकि व्यतिकरण तो तरंगों का होता है। मतलब कहीं ना कहीं चार साइंटिस्ट आपस में उलझ चुके थे, पूरी तरह से इसमें खिचड़ी पक गई थी। क्या कि दो वैज्ञानिक कहते हैं कण है और दो वैज्ञानिक कहते हैं तरंग है, इसमें आके चीजें अटक गई। याद रहेगा सब बच्चों को। अब आया इस स्टेटमेंट को 1900 के आसपास डी बोगली साहब ने पढ़ा। डी बोगली एक आर्ट्स के आदमी थे, शायद आप लोगों को पता हो या आधे बच्चों को पता नहीं होगा। आर्ट्स के आदमी थे डी बोगली साहब। सोचो यहाँ साइंस के बच्चों से फिजिक्स नहीं पढ़ी जाती, एक आर्ट्स के आदमी ने देखो क्या कर दिखाया। इनके पास बीएससी का मतलब बीए की डिग्री थी। 1923 की बात है। ये दोनों उस समय वो टाइपराइटिंग वाला अखबार आता था, मतलब हाथ से वो टाइपिंग प्रिंटिंग वाला अखबार। उन्होंने इन दोनों साइंटिस्ट के नॉवेल्स पढ़े कि यार ये चार साइंटिस्ट क्यों लड़ रहे हैं आपस में। इस साइंटिस्ट ने कम से कम 7-8 साल इसके ऊपर काम किया, और वो अखबार जब पढ़ा उनको पता चला कि यार ये क्या लफड़ा चल रहा है, चार साइंटिस्ट आपस में क्या लड़ रहे हैं। और उन्होंने एक पूरी इसके ऊपर ज्योग्राफी तैयार की, पूरा हिस्ट्री चेक किया उसका, पूरे लाइब्रेरी से पूरे उसके सारे चीज निकाले और सारी चीजों को इकट्ठा किया और पता लगाया पूरी इक्वेशनों के आधार पर, एक आर्ट्स का आदमी। और उसने ये पूरा जुगाड़ करके एक फाइल बनाई मोटी सी, और फाइल बना के पूरी तैयार करके 5-6 साल में तैयार करके और पहुंच गए जहां नासा आज खड़ा है। वहां जाके पहुंच गए और कहा कि ये लीजिए फाइल, ये चारों साइंटिस्ट सही हैं, कोई भी गलत नहीं है, प्रकाश तो दोनों नेचर रखता है, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है, कण ही तरंग है, तरंग ही कण है। यानी जब पार्टिकल चल रहा होता है तब वो वेव नेचर दिखाता है। यानी इसने प्रकाश की डबल नेचर बताया, कण और तरंग। इतना बोलते ही हाई इस डी बोगली को बाहर फेंक, उठा के बाहर फेंकवा दिया, क्योंकि आर्ट्स के आदमी की कौन सुनेगा भाई वहां पर कि भाई तो हम चार पूरी साइंटिस्ट पूरी जिंदगी लगा दी, ये कौन सा भाई है। तो उस समय बाकी वैज्ञानिक तो निकल चुके थे, लेकिन उनके विरोध बोलने वाले तो खड़े तो थे। तो कि चारों साइंटिस्ट ने अपनी जीवन दे दिया, तुम कहां से लेके आए रे भाई, और तुम्हें कौन सा है, तुम मतलब लैब में ही नहीं घुसने दिया उसको, उसकी फाइल को रिजेक्ट कर दिया। जैसे वो 3 इडियट में करा, आपने पिक्चर देखी होगी, स्टार्टिंग के 3 इडियट में वो एक प्रोजेक्ट बना के लेके जाता है, उसके प्रोजेक्ट को फेंक दिया जाता है, राइट है। फिर वो सलमान खान उसमें हीरो का काम करता है, फिर वो उस प्रोजेक्ट को उठाता है, राइट है, फिर वो ऊपर की तरफ लेके जाता है तो वो लटका हुआ मिलता है, ऐसा पिक्चर का सीन है ना उसमें, वैसा कुछ खेलता है उसमें। तो वो फाइल को फेंकवा दिया, यानी डी वोगली साहब को रिजेक्ट कर दिया इस बात को। और जैसे ही वो फाइल फेंकी तो वो फाइल किसके हाथ लगी, डेविड जर्मर का। अगर आपने नाम सुना हो तो डेविड जर्मर। एक जे थॉमसन थे, नाम सुना है जे थॉमसन कौन है, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले साइंटिस्ट। उनकी बेटे का नाम था जेपी थॉमसन, बेटे का नाम, मतलब पूरी फैमिली इलेक्ट्रॉन के पीछे है। उनके बेटे का नाम था जेपी थॉमसन, हालांकि ये बीएससी में मिलेगा लेकिन थोड़ा नजर रखिएगा। जेपी थॉमसन आपके सिलेबस में ये है, डेविड जर्मर साहब। इन्होंने उस फाइल को उठाया और फाइल उठा के ये देखा, यार डी बोगली साहब ने ये क्या लिखा है, इतना मैटर काम का तो किया, क्योंकि लैब में जाने की अलाउ नहीं थे ये, क्योंकि ये तो आर्ट्स के आदमी थे। फिर वो फाइल किसके हाथ लग गई, डेविड जर्मर के हाथ लग गई। सुनना मेरी बात, किसके हाथ लग गई, डेविड जर्मर के हाथ लग गई। रेडी याद चीज है, डेविड जर्मर के हाथ लग गई। फिर उन्होंने कहा कि यार मजेदार ट्विस्ट है, ये आदमी करके तो लाया बहुत जुगड़ा, एक काम करते हैं इसके ऊपर काम करते हैं। तो डेविड जर्मर ने उसके ऊपर लगातार काम किया। मतलब इस बात में दम तो था, क्योंकि उनकी इक्वेशनें कुछ मजेदार थी,
अभी पढ़ेंगे उसके अंदर डिटेल से, जब पढ़ेंगे तब। और इन्होंने प्रूव कर दिया, ये प्रूव कर दिया, डेविस जर्मन ने ये स्टेटमेंट प्रूव कर दिया है कि प्रकाश दोनों नेचर रखता है, कण और तरंग, अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर। इसलिए एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, डेविस जर्मन प्रयोग का उद्देश्य क्या था, एम क्या था। तो सारी चीज ध्यान रखना, डी बोगली की बात को सिद्ध करना। क्या बोलना है सारे बच्चे? अच्छा, आमिर खान था क्या, सलमान खान? आमिर खान मान ले, कोई सा खान मान ले। एक बच्चा कह रहा है सलमान खान, आमिर, हाँ आमिर खान था। ठीक है, इधर देखो, तो इस बात को किसने प्रूव किया? सुनना, वो फाइल किसके हाथ लगी? डेविस जर्मन प्रयोग। तो डेविस जर्मन प्रयोग का एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य आ जाए तो क्या बताना? डी बोगली की बात को सिद्ध करना। अब आपको जिंदगी भर याद रहेगा कि डी बोगली इस एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य क्या था, उसकी फाइल हाथ लगी थी, उस फाइल को प्रूव किया था। और ये जब इन्होंने किया था, थोड़ा इसमें भी योगदान दिया था, जेपी थॉमसन ने भी योगदान दिया। यानी इलेक्ट्रॉन एक कण होता है जिसकी तरंग प्रकृति प्रूव कर दी, इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल होता है, और उसको तरंग सिद्ध कर दिया था ये वाला मिलके। तो कुल मिलाकर एग्जाम में आ जाए कि डेविस जर्मन प्रयोग का एम क्या था, तो सारे बच्चे बताना डी बोगली की बात को सिद्ध करना। अब नोबेल पुरस्कार का अधिकार कौन? डेविड जर्मन को ही मिलना चाहिए ना नोबेल। तो जब इनको नोबेल के लिए बुलाया गया तो इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, साहब हमारी मेहनत नहीं है, ये मेहनत किसी और की है। किसकी मेहनत थी? डी बोगली को। इसलिए फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव मतलब में ड्यूल नेचर, प्रकाश की द्वैत प्रकृति खोज करने के लिए अपना नोबेल किसको दे दिया इन्होंने? डी बोगली को दे दिया। और वास्तव में उन्हीं का था ये काम। इसलिए द्वैत प्रकृति खोज के लिए, ड्यूल नेचर के लिए, बताओ डिस्कवरी के लिए नोबेल किसको दिया गया? डी बोगली साहब को दिया गया। याद रहेगा। तो डी बोगली साहब इसके लिए नोबेल, यानी इन्होंने अपना सेगमेंट किसको दे दिया? क्योंकि मेहनत इन्होंने तो केवल काम किया था, ओरिजिनल दिमाग उन्हीं का था। और साइंटिस्ट इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखते, उन्होंने उसका ओरिजिनल नाम दिया। फिर ताबड़तोड़ डी बोगली साहब ने इसके ऊपर साइंस में एमएससी की, फिजिक्स के ऊपर एमएससी किया, और फिर फिजिक्स में देखो क्या क्या ताबड़तोड़ मचाया इन्होंने। फिर आगे इसमें पढ़ेंगे डिटेल से। तो कुल मिलाकर कहानी आके अटकती है इन चीजों पर। अब आइए मेरी बात, रेडी? क्वेश्चन के अंदर आते हैं सेगमेंट में। अब अंगुली पर याद रखना क्वेश्चन उठाएगा कहां से, और फिर वापिस आता हूं स्लाइड के ऊपर, ढंग से पकड़ना। परावर्तन दोनों नेचर बताता है, सारे बच्चे देखना। परावर्तन, रिफ्लेक्शन, वर्ड बोलिए मेरे साथ, दोनों नेचर बताता है, कण भी बताता है। देखो मैंने एक वेव का चिन्ह बनाया है और एक पार्टिकल का चिन्ह बनाया, नजर रखना, और टिक लगाए दोनों। इससे समझ आना दोनों नेचर बताता है। यानी न्यूटन बाबा ने क्या बताया था? न्यूटन ने तो ये सिद्ध किया था, वो तो कण और तरंग दोनों बता सकता है, हालांकि उन्होंने कण माना था। अब आपको एक चीज दिमाग में डालो, परावर्तन दोनों नेचर बताता है, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन दोनों नेचर बताता है प्रकाश का, कण और तरंग दोनों नेचर बताता है, कण भी बताता है और तरंग भी नेचर बताता है। लेकिन ये तीन नाम याद रखना सारे बच्चे, कौन कौन सा? व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, विवर्तन, डिफ्रैक्शन, और एक पोलराइजेशन, ध्रुव। ये तीनों तरंग नेचर से ही प्रूफ होते हैं, कण नेचर से प्रूफ नहीं होते हैं। रेडी? ये चीजें तीन नाम ध्यान रखना, तीन नाम, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। ये तीन नाम कण प्रकृति से सिद्ध नहीं होते हैं, तीनों के तीनों को तरंग चाहिए, वेव नेचर से ही ऑपरेट होंगे, पार्टिकल नेचर से नहीं होगा। और इस चैप्टर का हीरो कौन है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। और प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की कौन सी नेचर से व्याख्या करता है? सिर्फ कण प्रकृति की व्याख्या करता है, तरंग की व्याख्या नहीं करता है। तो आप मुझे बताओ, एक ऐसा गुण बताओ, एक ऐसी प्रॉपर्टी बताओ प्रकाश की जो केवल पार्टिकल नेचर से समझाई जाती है, कण प्रकृति से, तो उसका एकमात्र नाम प्रकाश विद्युत प्रभाव। ऐसा नाम बताओ जो दोनों बताता है, अपवर्तन और परावर्तन। ऐसा नाम बताओ जो केवल कण तरंग प्रकृति के बारे में केवल, तो वो तीन नाम है। इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सारे बच्चे याद रखिएगा। यहां बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। हाँ, वो अभी ये पढ़ो, उसमें बेटा टाइमिंग बचाने के लिए करना पड़ता है, ठीक है वंदन बेटा? अब एक चीज दिमाग में रखना, इतना मैटर आप लोगों के लिए दिया है, नजर रखिएगा मैं जो चीज बता रहा हूं। अब आप सारे बच्चे मेरे हिसाब से जो बोलो, मैं जो डाटा दे रहा हूं इसको पकड़ना। अब एक चीज सारे बच्चे बताओ, याद रहोगे कि प्रकाश के, अब आप मुझे बताओ, रे आपके प्रकाश का जो चैप्टर है उसमें तीन चैप्टर बनाएंगे, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। क्यों बनाया तो सुनना। ये प्रकाश को क्या मानता है? दोनों नेचर बताता है, कण और तरंग। तो पहले जो रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है उसमें दोनों गुणों को ज्यादा चर्चा दी गई है, और वेव ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में, तरंग प्रकाश की वाले चैप्टर में, नाम याद रखो किस किस को रखा गया है? व्यतिकरण को भी रखा गया है, विवर्तन को भी रखा गया है, ध्रुवण को भी रखा गया है, और इन दोनों को भी रखा गया है क्योंकि ये तरंग नेचर भी बताता है। तो आप मुझे बताओ, प्रकाश का जो तीन चैप्टर है सही मायने में, ये पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर, ये जिसमें ये अलग हो जाता है कण प्रकृति से।
अब आप मुझे बताओ, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की कौन सी व्याख्या करता है? कण प्रकृति की। अब मेरे साथ साथ सारे बच्चे इस स्लाइड को पकड़ना, आ जाओ इस स्लाइड को। अब मैं जो चीज बता रहा हूं, पहले नंबर पे आ रहा हूं वापिस। क्वेश्चन कैसे आएगा, नजर रखिएगा। एग्जाम में आता है न्यूटन से क्या सीधा, न्यूटन बाबा क्या सिद्ध कर सकता है, तो न्यूटन से आप कण समझा सकते हो, मतलब आप अपवर्तन परावर्तन को समझा सकते हो, ये में भी प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी समझा सकते हो, क्योंकि कण से समझाते हैं। क्या नहीं समझा सकते? ये तीन नाम नहीं समझा सकते, क्योंकि ये वेव से समझाए जाते हैं। पढ़िएगा, व्यतिकरण, विवर्तन, दुर्वर्ण, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन नाम की जो चीजें हैं, आप किससे नहीं समझा सकते? वेव नेचर से नहीं मतलब आप इसको कण नेचर न्यूटन से नहीं समझा सकते, क्योंकि न्यूटन कण मानते हैं, और ये तीनों तरंग से समझ में आते हैं। रेडी, दूसरी स्लाइड। तरंग माना था। अब इसमें ध्यान रखना, हाइगेन तरंग सिद्धांत से आप किसको नहीं समझा सकते? बताओ, हाइगेन ने क्या माना था? प्रकाश को तरंग माना था ना। एक चीज नहीं समझा सकते जो कण से समझाई जाती है, पार्टिकल, और एक नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं समझा सकते इनके सिद्धांत से, कारण कण से समझाया जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव को ये अपरिभाषित करता है, कैन नॉट डिफाइन प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। याद रहेगा सबको, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बाकी नॉर्मल है। रेडी, तो ये इससे और कोई मतलब नहीं है, ये याद रखोगे। प्रकाश ने डबल नेचर, प्रकाश कौन सा नेचर रखता है? डबल नेचर रखता है। ये बात बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? डी ब्रोगली साहब थे, याद रखिएगा। और ये आप अच्छे से याद कर लेना, सारे सीरीज को याद करो एक बार के लिए फटाफट। हाँ, अब मुझे ये बताओ, सारे शेयरों को ये क्लियर है क्या? ये पहले बोलो जहां पर भी है, ये यहां से क्वेश्चन उठेगा, ये वर्ड पकड़ना। सबको क्लियर है? प्रकाश के इसमें एकमात्र, इसलिए बताओ, एकमात्र गुण इसमें अलग हो गया, कौन? प्रकाश विद्युत प्रभाव। तरंग से नहीं समझा सकते, कण से, इसलिए चैप्टर को अलग ही बनाना पड़ा। इसलिए अपना चैप्टर अगला जो प्रकाश के 3 चैप्टर है, उसमें एक चैप्टर अलग ही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कण प्रकृति की व्याख्या करता है। रेडी, अब आ जाओ मेरे सभी शेयर, ये क्वेश्चन देखो, आओ। रेडी, सामने देखना, विकिरण की द्वैत प्रकृति दर्शाई जाती है। द ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, बताओ इसमें डबल नेचर कौन बताता है? यानी डबल नेचर का मतलब हो गया, एक में आपको कण चाहिए, मतलब आपको एक तो पार्टिकल चाहिए, और एक में आपको तरंग चाहिए। बताओ इसमें ढूंढो कौन सा वाला है, मतलब कण और तरंग दोनों ढूंढना है। रेडी, आ जाओ। विवर्तन, डिफ्रेक्शन, दोनों, ये बताओ, ये क्या बताता है? सारे बच्चे बताओ, विवर्तन डिफ्रेक्शन क्या बताता है? तरंग नेचर बताता है। परावर्तन तरंग और कण दोनों बताता है। मतलब आप इनको सेपरेट अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पास डबल रोल है और इसके पास सिंगल रोल है, तो ये हटेगा। नजर रखना, अपवर्तन जो रिफ्रैक्शन होता है वो दोनों नेचर बताता है, विवर्तन तरंग नेचर बताता है, तो ये भी नहीं हो सकता। जिसमें एक कण और एक तरंग हो वो उठाना है आपको। ये तो अकेला है प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, अकेला एक नहीं, दोनों चाहिए अपन को। प्रकाश विद्युत प्रभाव 100% पार्टिकल नेचर बताएगा, और विवर्तन है वो 100% तरंग ही दिखाएगा, वेव नेचर ही दिखाएगा, डिफ्रेक्शन। इसलिए दो अलग अलग हो गया, तो राइट आंसर कौन सा हो गया? सभी शेयरों का आंसर आना चाहिए। इतना पकड़ लिया, क्वेश्चन अपनी रडार में है। यही कला है इस क्वेश्चन को पकड़ने की, बाकी और कुछ नहीं है। यानी आपको ये ढूंढना है, एक में कण और एक में तरंग, दोनों वाला नहीं ढूंढना है, डबल रोल वाला नहीं ढूंढना है, सिंगल रोल वाला। तो बताओ क्लियर ये चीज है? तो आपका ये आपका डी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, कर दोगे? अब एग्जाम में एक क्वेश्चन और देता है इस टाइप से, इसका आंसर बताओ। ऐसे आता है क्वेश्चन, देखा कौन सा शेर सही लगाता है। डेविसन जर्मर प्रयोग का उद्देश्य क्या था? एम ऑफ डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट या जेपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट, क्या आएगा बताओ? इसका आंसर ढंग से पढ़ना, आपको अच्छे से पता है किसकी फाइल फिकवा दी थी। अब आपको याद रहेगा, डी बोगली साहब भी कोई साइंटिस्ट थे, बेचारों ने कितनी मेहनत की, आर्ट्स के आदमी थे, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंट को प्रूव करके दिया था डेविसन जर्मन ने। या तो बोलो डी बोगली की बात को सिद्ध किया था, या ये बोलो कि ड्यूल नेचर, लाइट का ड्यूल नेचर प्रूव करने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ये दो आंसर हो सकते हैं, ढूंढो कहां पर है। या तो बोलो प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट भविष्यवाणी थोड़ी कर रहा है, उन्होंने प्रूव करके दिया था। बताओ कौन सा आंसर होगा इसमें? इन्होंने कहा कि तरंग प्रकृति की भविष्यवाणी करते हैं, भविष्य, कोई पंडित थोड़ी है भविष्यवाणी प्रेडिक्ट वाला तो काट दो, भविष्यवाणी का मतलब नहीं है। कण प्रकृति की पुष्टि करता है कि तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो आपको पता है इन्होंने इलेक्ट्रॉन को तरंग सिद्ध किया था, इलेक्ट्रॉन को तरंग सिद्ध किया था, याद रखना। राइट है, इलेक्ट्रॉन को तरंग, तो इलेक्ट्रॉन कण तो ऑलरेडी है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर तो ऑलरेडी है,
भाई गंगाधर ही शक्तिमान है ये प्रूव करना है, तो गंगाधर है ही, शक्तिमान प्रूव करना है उसको। तो एक आदमी तो वो है। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन को तरंग सिद्ध किया था, तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कण तो है, तो इनकी तरंग प्रकृति को पुष्ट किया था। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? द कंफर्म वेव नेचर ऑफ मैटर, बी आंसर आएगा आपका। पकड़ लिया? अच्छा आंसर दे भी दिया। मैं देखो वो बीज पहले वाले का बी था, उसकी शकल टी कैसे हो गई, उड़ा दोगे। ये सिंपल सी गणित है। तो पहला इस चैप्टर को स्टार्ट किया, ये सारे बच्चे को मुझे क्लियर आंसर लिखा हुआ आना चाहिए कि हाँ सर ये अंगुली पे याद रहेगा कि हाँ इसकी आपने, आधे टीचर इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं बताते। और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं फोटोन की प्रॉपर्टी से। मैंने आपको ये बैकग्राउंड हिस्ट्री बताई है, अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया। अपवर्तन परावर्तन को अलग रखा है क्योंकि ये कण नेचर से समझाए जाते हैं, हाँ तरंग भी रखते हैं, तो इसको अलग रख दिया, तीन प्रॉपर्टी को अलग रख दिया, ठीक है, जिसमें तरंग नेचर होता है इस वेव ऑप्टिक्स में रख दिया। अपवर्तन परावर्तन दोनों बताता है, इसलिए उसको दूसरे वाले चैप्टर में रख दिया। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव अकेला चलता है अपनी दुनिया में, इसलिए उसको अलग रख दिया। तो इस प्रकार चैप्टर का आविष्कार हुआ। क्लियर होना चाहिए एकदम से, और वहां से क्वेश्चन आपको अब फिल्टर हो जाएगा, दिमाग रखना। सो अब आते हैं फोटोन के बारे में। किसके बारे? चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से, ये बेसिक चीजें यहाँ से भी क्वेश्चन उठता है। बेसिक का मतलब यानी कि आता नहीं, आता है इसमें क्वेश्चन। अब आते हैं मोस्टली, आप किसी भी बच्चे को बोलो इनकी प्रॉपर्टी में बड़ा गड़बड़ रहता है, कण तरंग पार्टिकल वेव करता रहता है, उसको पता ही नहीं क्या बीमारी है ये। अब आते हैं फोटोन बाबा के लिए। आप मुझे बताओ फोटोन के बारे में क्या क्या जानते हो। अब स्टार्ट होता है फोटोन, ठीक है, प्रोटोन नहीं है, फोटोन है ये। सिर्फ प्रोटोन भी नहीं लिखना है, फोटोन लिखना है। फोटोन साहब देखते हैं कौन है। और क्लियर एकदम डाटा क्लियर होना चाहिए, फिल्टर मतलब दिमाग में एकदम मतलब चीजें क्लियर होनी चाहिए कि हाँ चीजें ऐसी है। और एक बार किसी को मान लो किसी का फंडामेंटल और ही कमजोर है, तो दो बार क्लास को चीज इस करके देखें। जब एक बार तो ऐसे पढ़ ले, जब नोट्स बनाए तो आराम से रोक के दो बार सुने इस बात को, और याद कर ले तुरंत ही चीजों को। कोई नहीं बताना इतना मैटर आपको डिटेल से, ठीक है, तो ढंग से पढ़िएगा इन चीजों को। फोटोन के बारे में क्या क्या जानते हो? ठीक है, हाँ बेटा उधर से प्रॉब्लम होगी बेटा, इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बच्चे का मैसेज नहीं है, नेटवर्क का इशू होगा आपके वहां पे। चलो एक चीज दिमाग में रखो सारे बच्चे, फोटोन को लेकर क्या है दुनिया में। फोटोन एक ऐसा एकमात्र कण है जिसे आप मुझे बताओ, हर चीज का छोटा और बड़ी वैल्यू होती है, जो आप जानते हो एक बार लिख दो उसके अंदर, राइट है। फोटोन को लेकर अब तुम्हें लगता होगा फोटोन मजाक है ना, फोटोन का पोस्टमार्टम करूंगा जरूर क्वेश्चन फंसेगा, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है इसको। अब ढंग से सुनना, आवेश का सबसे छोटा मान क्या कहलाता है? कोई भी चार्ज होता है उसकी छोटी वैल्यू होती है, तो क्वांटा होता है कि नहीं होता? क्या सर होता है। इसी प्रकार इस एनर्जी जो आ रही है ना लाइट, इसकी भी एक छोटी वैल्यू होती है, एनर्जी की छोटी यूनिट को बोला जाता है फोटोन। बताओ याद रहेगा। जैसे एनर्जी कभी भी एक साथ ट्रांसफर नहीं हो सकती। आप मुझे बताओ, आप बिस्किट खाते हैं, एक एक पैकेट में आती है ना, छोटे छोटे पैकेट में, एक बड़ा सा बिस्किट बना के देते तो डायरेक्ट खा लो, या डायरेक्ट चेन लगा के मतलब पेट में डायरेक्ट फिट कर दो एनर्जी बैटरी रख दो, पॉसिबल नहीं है। एनर्जी को आप छोटे छोटे पैकेट में ही ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एनर्जी की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं, सबसे छोटा मान होता है। और आवेश का सबसे छोटा मान क्वांटा कहलाता है। याद रहेगा सबसे बड़ी चीज, एनर्जी की सबसे छोटी वैल्यू फोटोन होती है, और चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू क्वांटा होती है। मे भी इसको क्वांटा बोल सकते हैं, राइट है, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज किया था, पहले क्वांटा ही था ये, बाद में इसका नाम फोटोन ओटोन रखा गया था। दुनिया में एकमात्र फोटोन ही ऐसा है, जैसे ये प्लास्टिक का पेन है, इस पर कभी भी आवेश नहीं आएगा, प्लास्टिक पर आवेश नहीं होता, कंडक्टर नहीं है, लेकिन इसको फ्रिक्शन करूंगा, घर्षण करूंगा तो इसके ऊपर आवेश आ जाएगा। लेकिन फोटोन एक ऐसा पार्टिकल है, सारे बच्चे सुनना, हाँ जो आप जानते हैं वो लिखना, ठीक है। हाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बेटा वही होता है, इनइलास्टिक ही होता है, चिपक जाएंगे, राइट, ये चीजें नजर रखना है इसके अंदर। फोटोन दुनिया का एक ऐसा मात्र कण है जिसके ऊपर आवेश नहीं होता। सर ये कौन सी बड़ी बात है, न्यूट्रॉन पे भी नहीं होता बेटा, न्यूट्रॉन पे किसी भी तरीके से जुगाड़ करके ला सकते हैं। आज जिस चीज पर कोई आवेश नहीं होता उस पर आवेश क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फोटोन एक ऐसा मात्र कण है पूरी फिजिक्स में, सारे बच्चे ध्यान रखना, सबसे छोटा यूनिट है। आप एटम से भी अगर आपको ऑप्शन पूछे कि सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है, तो ये आपकी उससे भी छोटा है, एटम से भी, उसी का ध्यान रखना। ये दूसरी बड़ी चीज दिमाग में रखना कि आपको एक चीज दिमाग में रखना है, इस पर आवेश ना तो होता है और ना किसी विधि से लाया जा सकता है। तो इस पर चार्ज कितना होता है? इसका 0 होता है। सारे बच्चे देखना, पहला खेल, चार्ज नहीं होता इसके ऊपर, और किसी भी विधि से आप ला
नहीं सकते इसके अंदर। चार्ज किसी भी मेथड से नहीं आ सकता, बाकी किसी न किसी मेथड से किसी पर चार्ज लाया जा सकता है, लेकिन इस पर चार्ज नहीं ला सकता है। और नहीं ला सकते तो न तो इसको विद्युत क्षेत्र से मतलब है, न मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र से मतलब है, दोनों में से ही इसको मतलब नहीं है। अगर इस दीवारों में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है तो ये सीधा निकल जाना है। बताओ सभी शेयरों को याद रहेगा तो ये सीधा का सीधा क्या कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, नहीं इधर जाएगा ना उधर जाएगा। राइट है, तो सीधा का सीधा। हाँ, काफी बच्चों ने आंसर लिखा। बाकी जो आप जानते हैं सुनते देखो, सुनना बेटा अच्छे से, फिर देखो मैं फोटोन ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ाऊंगा, पूरा डेप्थ में एकदम क्लियर, एक भी वीक नहीं छोड़ना है कहीं पे भी, कि एकदम जीरो से लेके एडवांस तक पूरा फोटोन क्लियर है। जरूर क्वेश्चन फंसेगा, फोटोन का जरूर आ रहा है, कुछ ना कुछ आता रहता है इसका। तो पहला पहला सारे प्रॉपर्टी याद रखो सारे बच्चे। चार्ज का सबसे छोटी वैल्यू, कई बच्चे इसको किताबी ज्ञान रट लेते हैं, मत रटो। आवेश की सबसे छोटी वैल्यू क्वांटा, एनर्जी की सबसे छोटी यूनिट फोटोन। आवेश नहीं होता, अगर आवेश होता तो सूर्य से फोटोन आता है, और वो फोटोन अपन को झटका लगता है, बाहर धूप में बैठते हैं, विटामिन डी के साथ एनर्जी, वो झटका वाला एनर्जी और मिलती राइट है। तो इसके पास कोई आवेश नहीं होता है और किसी भी विधि से ला नहीं सकते, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। राइट है, तो सारे बच्चे पहले तो ये याद रखोगे, दो प्रॉपर्टी क्लियर है। और इसका विराम द्रव्यमान कितना होता है, रेस्ट मास जीरो होता है। फोटोन मोस्टली गतिक पार्टी होता है, रेस्ट में रहता ही नहीं है, तो लेकिन रेस्ट में पूछे तो आपको जीरो बताना है। और ये मेरे सभी शेयरों को पता होगा कि इसका विराम द्रव्यमान काफी बच्चों ने लिखा भी है, विराम द्रव्यमान कितना होता है, रेस्ट मास जीरो होता है, लेकिन काइनेटिक तो होता है। और इसी से न्यूटन आइंस्टीन ने अपने नियमों को चेंज किया था। कहते हैं कि दुनिया में कभी भी मास नहीं बदलता, किसी भी इंसान का वजन नहीं बदल सकता। आप यहाँ पर मान लो 50 किलो के हैं तो चंद्रमा पे भी 50 किलो के ही रहोगे। वो भार चेंज होता है, मास नहीं चेंज होता है। तो मास चेंज नहीं हो सकता, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ये कहते हैं मास भी चेंज हो सकता है, अगर आपकी स्पीड लाइट की स्पीड की इक्विवेलेंट है। अगर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है तब आप इसका मास वेरी कर सकते हो। सुनना, मेरे शब्दों को पकड़ना, ये टीचर्स मतलब स्कूलिंग में गड़बड़ कर देते हैं, समझ नहीं पाते हैं। वर्ड पकड़ना इस चीज को। मास कभी नहीं बदलता, दुनिया में सब जगह क्लियर है, 50 किलो की चीज चंद्रमा पे भी 50 है, मंगल ग्रह पे भी 50 है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसके ऊपर काम किया और उन्होंने कहा, रिलेटिविटी की थ्योरी दिया, और उन्होंने ये बताया कि ये चेंज हो सकता है, बस शर्त है कि इसकी स्पीड लाइट की स्पीड होनी चाहिए। अगर कोई चीज लाइट की स्पीड से दौड़ा तो मास बदलेगा, और फोटोन की स्पीड तो लाइट की स्पीड ही होती है, इसलिए फोटोन का मास बदलता है। और बदलता है तो वो पूछेगा कितना होता है, वो अभी पढ़ेंगे अंदर कितना होता है। तो फोटोन का मास चेंज होता है, इसलिए उसका गतिज मास होता है, वो आपसे पूछेगा। राइट है सभी शेर, इसलिए देखना दुनिया में हर वो ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड है, अभी इसमें सबकी तो होती नहीं है, गिने चुने की होती है, फोटोन है अपना, तो फोटोन की स्पीड ये होती है, इसलिए उसका मास वेरी करेगा। और रेस्ट मास कितना होगा उसका, जीरो रहेगा। आ जाइए मेरे सभी शेर, ये तो याद रखना, फोटोन का गुण, सबसे छोटा एनर्जी का सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है, ऊर्जा वहन करता है, प्रकाश की चाल से ये चलता है। तो ये सिंपल गणित है, कोई पूछेगा नहीं, आपको देखना एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट है। ठीक है, ये देखना, ये भी आप याद रखना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। हालांकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है, लेकिन फोटोन भी होता है। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऊर्जा का छोटा छोटा पैकेट्स होते हैं। फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में ये डिफ्लेक्ट नहीं होता है, आवेश का मान कितना रहता है, शून्य रहता है। अब ये दो बातें तो मैंने आपको समझा दी। अब आते हैं एनर्जी के ऊपर। आप मुझे बताओ इसका एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एक बच्चे ने लिखा भी है। ये फॉर्मूला जानते हो कि सर ये तो देखा है एच म्यू। अब आप म्यू सही लिखना बेटा जी, ऐसे कि म्यू सही लिखना। आवर्ती को, अब देखो इस चैप्टर में एक गंदा सा काम है, ये म्यू लिखता है, दिख रहा है ना ऐसा, इसको एफ भी लिख सकते हैं, और इसको एन भी लिखा जा सकता है। एन फ्रीक्वेंसी की तीन सिंबल है, म्यू, एफ और एन, हर जगह इसको अलग अलग दिखाया जाता है। तो मैं फिलहाल म्यू दिखा रहा हूँ जो एनसीईआरटी के सिलेबस में है, तो आप कंफ्यूज मत होना। कॉपी में उतारते समय इसको म्यू बना देते हैं बच्चे, कई बार ऐसे उतार लेते हैं, खुद ही गलती कर लेते हैं, फिर सोचता रहता है ये क्या है रे बीमारी। ध्यान रखिएगा, इस उतारते सही ढंग से, उतारना सही ढंग से, इसमें गलत मत कर लीजिए इसको। ठीक है, आ जाओ एच म्यू। म्यू को खोलेंगे तो क्या आता है, कितने को पता है कि म्यू का फॉर्मूला सी बटा लेमडा होता है फ्रीक्वेंसी का, कि सर ये तो पढ़ते रहते हैं, आता रहता है। राइट है, एक डी बोगली साहब का नियम था, अगर आपको थोड़ा याद है तो। फोटोन की एनर्जी, मैं आगे बढ़ू उससे पहले यहीं पर रोकता हूं इसको। म्यू को खोल दो, सी बटा लेमडा। रेडी, एच ओ सी फिक्स होता है, एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा इसका। एच की वैल्यू बताओ कितनी होती है, प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट की वीमा सीमा एग्जाम में बड़ी बात पूछी जाती है, तो कि सर इसको तो याद है, नजर रखना। 6.6 इंटू 10 की -34
होता ही है। और लाइट की स्पीड मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, सब बच्चे याद रखेंगे और याद होनी भी चाहिए, बटे में लेमडा। अब आप मुझे बताओ, इसको अगर अपन गुणा भाग करेंगे तो ये तो टाइम कंज्यूमिंग है एग्जाम में। तो मेरे सभी शेर याद रखेंगे पहले तो ये कॉन्सेप्ट। एक काम करो, इसको मैं बता देता हूँ, ऐसे याद करो, इसको पोस्टमार्टम करते हैं थोड़ा और करता हूँ आप लोगों के लिए। आप मुझे बताओ ये रामलीला जूल में आएगी, इसमें आएगी, सारे बच्चे नजर रखना। हाँ, अब कैसे करें, अब एक चीज दिमाग में रखना, इसको कैसे करें। अब आपको मैं एक देसी जुगाड़ दे दूं ताकि एग्जाम में कैलकुलेशन कम करनी पड़े, तो आपको इसको पूरा मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी दे रहा हूं, नजर रखना। ये बच्चे को याद नहीं रहता आपके लिए, देखो एग्जाम में समय बचाने के लिए नजर रखना। ये वैल्यू याद करो मेरे साथ, 2 × 10⁻25 इसको गुणा करने पर आती है। और लेमडा, आपको लेमडा मीटर में रखना है, लेमडा किस में रखना है, मीटर में। अब ये वैल्यू आपकी किस में आ जाएगी, जूल में आ जाएगी। ढंग से समझना, इसकी बड़ी बीमारी है, इसमें न्यूमेरिकल होते हैं लेवल के, और छोटी छोटी गलतियां करता है बच्चा। सी तो फिक्स है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखना। अब जूल में पूछे तो आप लेमडा को मीटर में रखो और सीधी इस वैल्यू को रखो, ऊपर वाली डाटा फिक्स कर लो। इन दोनों को एग्जाम में गुणा करने की जरूरत नहीं है, डाटा याद रखोगे। लेकिन मोस्टली एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, एनर्जी, क्योंकि फोटोन है। और आप मुझे बताओ, ये भाई साहब फोटोन की एनर्जी निकालते हैं, और एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट कौन होता है, सर फोटोन होता है। नहीं सर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, कल लिखा है था आपने, कार्य ऊर्जा प्रमेय में ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक। बताओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया था, तो फोटोन तो सबसे छोटा है, छोटा है तो फिर छोटा ही यूनिट आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगी। तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए देसी जुगाड़, इसमें कैलकुलेशन होती है, ईवी से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, छोड़ो, याद रखिएगा ये जुगाड़। 12400, बोलिए मेरे साथ, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक अंगस्ट्रोन लगाना है ऊपर, और आपको अब लेमडा जो उठाना है ना बेटा, लेमडा वो अंगस्ट्रोन में उठाना है, और अंगस्ट्रोन से अंगस्ट्रोन काट देना, और आपकी वैल्यू आ जाएगी किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। सुनना मेरी बात का, यहाँ ये जो फॉर्मूले बता रहा हूँ ना, एग्जाम में टाइम बचाने का जुगाड़ बता रहा हूँ, नहीं तो ये पूरा करना पड़ेगा ये कैलकुलेशन। जूल में वैल्यू आएगी, ईवी से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, फिर जाके वैल्यू आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और आज कई बच्चों को पहली बार पता चला कि इसके ईवी क्यों लगाते हैं, क्योंकि ईवी सबसे छोटा यूनिट है, और ये दुनिया की सबसे छोटी यूनिट है फोटोन, तो फोटोन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही मापा जाता है। तो क्लियर ये बात, तो इसको जूल में नहीं पूछेगा 90%, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पूछेगा। लेकिन लेमडा की समस्या है, लेमडा क्या होता है बेटा, लेमडा अलग अलग रेंज में आता है। ये जो लेमडा बाबू है ना, लेमडा ये अलग अलग रेंज में आता है। कोई बताएगा सूर्य के प्रकाश का लेमडा कितना होता है, सर ये तो फिक्स होता है 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉन। अपनी सनलाइट का वेवलेंथ 4000 से 7000, थोड़ी आगे पीछे होती है लेकिन आपको स्टैंडर्ड याद रखनी है। अगर मैं इसको बताऊं नैनोमीटर में लिखूं तो, सर नैनो में लिखोगे तो 400 नैनोमीटर, एक जीरो कम कर दो, 700 नैनोमीटर। सर ये तो नैनोमीटर में भी आ सकती है, सर ये तो मीटर में भी आ सकती है। अंगस्टोन में कितने होते हैं, ये भी अंगस्टोन ही है। अंगस्टोन में 10⁻−10, 3 जीरो उड़ा दो, तो 4 × 10⁻7 मीटर से 7 × 10⁻7, यानी आपका लेमडा 3 कैटेगरी में आ सकता है। या तो अंगस्टोन में आएगा तब ये यूज करना है, मीटर में आ जाए तो ये यूज करना है, नैनोमीटर में आ गया तो क्या करोगे। तो सभी शेयर याद रखना, एक फॉर्मूला वो लिख देता हूं आपके लिए, नजर रखना। इसमें क्या लिखा मैंने, 12400, इसमें एक जीरो कम कर दो, एक जीरो कम, 1240 लिख दो, एक जीरो कम लिखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान रखना, नैनोमीटर लगाना है आपको। क्या लगाना है बेटा जी, नैनोमीटर, और लेमडा किसमें उठाओगे, नैनोमीटर। तो कितने फॉर्मूले लिखे मैंने आपके लिए, 3 फॉर्मूले पे नजर रखो सारे बच्चे। और ये होता है फोटोन की एनर्जी। सिर्फ फॉर्मूले पर मत जाना, एक तो ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, और एक ये फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले। क्यों, क्योंकि लेमडा 3 कैटेगरी में मिलेगा, मीटर में आपको, अंगस्टोन में और नैनोमीटर में। उसके हिसाब से फॉर्मूले को चूज करना है। बताओ कर लोगे सारे शेयर, हाँ बिल्कुल भाई, आधे बच्चों ने पकड़ लिया। नजर रखिएगा क्या है, बताओ ये कहानी सबको याद रहेगी, फॉर्मूला याद करो, 12400 1240, 12400 है तो अंगस्टोन, और 1240 है तो नैनोमीटर। याद करो एक बार सारे बच्चे इसको, फिर आगे बढ़े। रेडी मेरे सभी शेयर, एक बार लिखो यस सर रेडी, ये फॉर्मूला याद रहेगा। लगाएं क्वेश्चन, रेडी, सारे बच्चों का यस सर आना चाहिए कि हाँ सर याद रखेंगे आपने, मतलब इसका पोस्टमार्टम ढंग से कर दिया, एग्जाम में बचा लेंगे इस क्वेश्चन को, मतलब समय खराब नहीं करेंगे। और इसका क्वेश्चन सबसे बच्चा खराब करता है कैलकुलेशन, लिखना आसान है लेकिन आसान नहीं होता इसका न्यूमेरिकल, और सब में आता है, सारे एग्जाम देखे इसने, कोई एग्जाम नहीं छोड़ा इसने एनर्जी का।
और क्वेश्चन ऐसा आता है सामने, देखिए एक बार के लिए दहली को भूल जाएं, सिर्फ तरंगदेरी को पकड़े आप। कार्यफलन दिया है, अब कार्यफलन दो चाहे वो है दो, कार्यफलन का फॉर्मूला भी ऐसे ही होता है, फर्क है नहीं, वो कार्यफलन एनर्जी का ही पार्ट होता है। तो आप मुझे बताओ इसके लिए आपको क्या पूछा है, आपने पता है कार्यफलन एनर्जी होता है, डब्ल्यू अभी आगे लिखाऊंगा, वो एनर्जी होता है। तो ई बराबर तो एच म्यू हुआ, और एच म्यू को खोलेंगे तो क्या आएगा, डेली को आपको पता है दरसोल्ट को म्यू नॉट लिखते हैं, इसको छोड़ो एक बार के लिए, आप सिंपल याद रखना एच सी बटा लेमडा हो गया। तो कार्य को एनर्जी, एनर्जी का एच म्यू, एच म्यू को खोले तो सी बटा लेमडा, ये भाई साहब तो फिक्स है। अब मुझे बताओ सही मायने में मेरा वर्क फंक्शन का फॉर्मूला कौन सा हुआ, सर अंगस्टोन में डाटा चाहता है ऑप्शन में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो मुझे बताओ डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा लगाओ, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ कि सर 12400, नजर रखना 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाटा रखोगे अंगस्टोन में, और लेमडा आपको, ये लेमडा आपको मिल जाएगा इसमें। अब आपसे लेमडा पूछ लिया, राइट है, अब आप मुझे बताओ कि ये वैल्यू आपको आपको लेमडा पूछ लिया, राइट है, तो लेमडा की वैल्यू अंगस्टोन में आएगी। अब इसने ऑलरेडी आपको वर्क फंक्शन दे दिया है 4.2, तो मेरे सभी शेयर क्या करो, इसको लेमडा निकालने के लिए यहाँ वैल्यू रख लो बेटा, कितना 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, डब्ल्यू को ई लिख दो, ई को डब्ल्यू लिख दो, इससे क्या फर्क पड़ता है, इसको डब्ल्यू लिख दो, इससे क्या फर्क पड़ता है, एक ही फॉर्मूला है सबका। तो ये हो जाएगा कितना 12400, थोड़ा नजर रखना मैं कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ, फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूले दिए हैं तो उसका यूज अच्छे से करना बेटा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को उड़ा दो सीधा, और अंगस्टोन में आंसर आएगा। तो मुझे लेमडा निकालने के लिए क्या करोगे, सर 12400 को 12 जारी लिख लो आप, तो सर 4.2 को 4 ही लिख लो, कैलकुलेशन को समय बचाना, 400 को 12 जारी लिख दिया, 4.2 को 4 लिख दिया, 4 3 12, तो लगभग 3000 अंगस्टोन के आसपास वैल्यू आएगी, और एग्जैक्ट 3000 तो के आसपास आएगी, तो इसमें 3000 के आसपास 2955 विद इन सेकेंड आंसर निकाल दिए कई बच्चों ने। प्रियांशु बेटा बैक का वर्क तो आपको करना पड़ेगा, और हमारे जैसे 12th का सेशन चल रहा है तो इसको साथ हो जाओ, और पीछे का जो वीकेंड आता है उसमें सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो उसमें आप रिकवरी कर लिया करो, राइट है। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो, इसलिए आप पीपीटी जो आप लोगों के लिए जो दिया है मैंने खास लिखा है ये सारा मैटर, इसलिए आप लोग इसका फायदा उठाएं। बहुत समय लगता है पढ़ाने से ज्यादा इसको बनाने में समय लगता है, तो थोड़ा इसका यूज भी करें आप लोग, ठीक है। और फर्स्ट पेज में पूरा डिटेल से लिखा रखा है हाथ से, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा होगी, तो आप फायदा उठाएं उस चीज के लिए, ठीक है। तो बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है इस चीजों के लिए, बैकग्राउंड में काम आप उसकी मेहनत नहीं समझते, पढ़ाना आसान है, इसको बनाना मुश्किल है काम। बताओ कर लोगे ये वाली चीजें तो ये डायरेक्ट आंसर है, कर लोगे इस टाइप में, गड़बड़ मत करियो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोन का द्रव्यमान कौन सा, रेस्ट होता तो जीरो बताते, ये तो काइनेटिक है, गतिक है, और गतिक मास निकालने का फॉर्मूला। आइए मेरे सभी शेयर, आप मुझे बताओ फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सामने नजर रखना, फिर आपसे क्वेश्चन भी साथ साथ कराता रहूंगा ताकि आपका दिमाग खुलता रहे। आइए ये मुझे बताओ, ये फॉर्मूला सबको क्लियर है, सर एच म्यू, म्यू को खोल दो सर सी बटा लेमडा, प्रियंका चोपड़ा को जानते हो क्या तुम लोग, या डी बोगली साहब को जानते हो, हिंदुस्तान पेट्रोल पंप का नाम सुना है, एचपी, हिंदुस्तान पेट्रोल पंप, लेमडा बराबर एच बटा बी, डी बोगली का वेवलेंथ होता ही है एच बटा पी। हाँ अभी तू पढ़ ले, बेटर काफी है आप लोगों के लिए, ठीक है। इधर देखो, लेमडा बराबर क्या होता है, एच बटा पी, रेडी मेरे सभी शेयर। तो लेमडा बराबर एच पी, याद कैसे रखोगे, हिंदुस्तान पेट्रोल पंप, हिंदुस्तान पेट्रोल पंप एच पी, कई बार भूल जाते हैं, पी ऊपर लिख देते हैं, एच लिख देते हैं, तो ये डी बोगली का कॉन्सेप्ट है, लेमडा बराबर एच बटा पी, तो ये डी बोगली की देन है भाई, आगे लिखाऊंगा इसको, ठीक है ढंग से, अभी तो याद रखना। अब यहां से अगर मैं पी निकालू तो क्या आएगा, सर एच बटा लेमडा आ जाएगा, तो एच बटा लेमडा को पी लिखा जा सकता है, और पी और ये सी, प्रियंका चोपड़ा सारे बच्चे पहले तो ये फॉर्मूला याद रखो, राइट है। एक काम करते, यहां तक क्लियर है क्या, मैं इसका थोड़ा और पोस्टमार्टम करता हूँ, थोड़ा इसी में ऐड करता हूँ। यहां तक क्लियर है, पहले एनर्जी का फॉर्मूला याद करो कि सर ई बराबर एच म्यू, म्यू को खोलेंगे सी बटा लेमडा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब चल जाएगा। अब बस इसको पी बोलते ही ये प्रियंका चोपड़ा बन जाएगी, ई बराबर पी सी।
हाँ, नोट्स तो भाई बनाना ही पड़ेगा आप लोगों के लिए। मैटर जितना दूंगा ना, मुझे बैकग्राउंड में काम करना पड़ता है, बहुत फायदा मिलता है। आप लोग इसका फायदा उठाइए, जितना आप लोगों को मैंने आप लोगों के लिए बहुत काम किया भाई। ठीक है, बहुत टाइम लगता है इसके पीछे, तुम पढ़ाना ही नहीं है, इसका काम का बैकग्राउंड बहुत है। फायदा उठाओ जितना फायदा उठा सकते हो, राइट है चीजें। देखो और देखो इधर, यहाँ तक याद रहेगा प्रियंका चोपड़ा वाला। अब मुझे बताओ, अल्बर्ट आइंस्टीन में इसमें ये नाम किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और अल्बर्ट आइंस्टीन का एक फॉर्मूला चर्चा में रहता है, ई बराबर एम सी स्क्वायर। बताओ, ये फॉर्मूला याद है? उन्होंने कहा कि फोटोन का साफ, ठीक है आपने लिख दिया। एक आ जाओ, अल्बर्ट आइंस्टीन का काम में नहीं लेंगे, ऐसा कैसे होगा? तो अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं नहीं भाई साहब, मेरा फॉर्मूला काम में लो आप, एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर। बोलो, ई बराबर एम सी स्क्वायर सबको पता है, और ये फोटोन की एनर्जी है। उड़ा दो इस फॉर्मूले में से, सामने नजर रखना। काइनेटिक मास कैसे निकालता हूं, बनाना सिखा रहा हूं, याद नहीं होगा। एम बराबर, कैसे याद रखोगे सभी चेयर, ई, पहले इन दोनों से बनाओ, तो सी नीचे उतारो, सी स्क्वायर। अब इसको नजर रखना, इन दोनों से बना दिया, अब इन दोनों से बनाओ, तो बेटा क्या हो जाएगा, एच म्यू, और सी को नीचे उतारो। तीसरा, अब इससे बनाओ, सी से सी काट दो, तो उधर बचा एच, एक सी इधर बचा, तो हो गया लेमडा सी। हुआ कि नहीं हुआ? अब आ जाओ इस प्रियंका चोपड़ा के पास, तो सी से सी उड़ा दो, एक सी बच गया, फिर भी उधर पी बच गया, नीचे सी बच, ये सी आ जाएगा नीचे। आप मुझे बताओ, ये है गतिक द्रव्यमान का फॉर्मूला, कोई एक फॉर्मूला नहीं है, ये है काइनेटिक मास का फॉर्मूला। पकड़ो, देगा जुगाड़ है, मजेदार चीज एक नहीं है। हाँ, आप मुझे बताओ, ये फॉर्मूला याद रहेगा? याद नहीं रहेगा, बनाना आना चाहिए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या लिखोगे, एम बराबर ई सी स्क्वायर एच म्यू सी स्क्वायर एच। अब इसको कैसे याद रखेंगे, बना लेना एग्जाम में, ये सी वी इधर भग जाना है इधर। काइनेटिक मास का फॉर्मूला है, और ऑप्शन ऐसा देता है कि दिमाग के पुर्जे खुल जाते हैं। क्वेश्चन सामने है, देखिए, गतिक गतिक फोटोन का द्रव्यमान कौन सा है, काइनेटिक मास बताना है। अब इसमें किसको याद रहेगा, तुक्का बताओ, ये याद रहेगा क्या? नहीं, जब भी आए 2 मिनट में फॉर्मूला लिखना, ई बराबर एच म्यू, म्यू को खोलो सी बटा लेमडा, प्रियंका चोपड़ा, एम सी स्क्वायर, एम के फॉर्मूला निकाल लो। रेडी है चीजें, इससे बना के चेक कर लेना कौन सा सही और कौन सा गलत है। बताओ इसमें से कौन सा वाला हो गया, एच सी, ये चेक करो। पहला एच सी अपॉन सी स्क्वायर, एच म्यू बटा सी स्क्वायर, एच म्यू बटा सी स्क्वायर, एच म्यू बटा सी स्क्वायर, राइट आंसर डी। पकड़ लोगे? यही दिमाग खोलना पड़ेगा, इसलिए आपको ये जुगाड़ याद रखना पड़ेगा, मेरा वाला जुगाड़। गड़बड़ मत करती हो इसमें। और लाइट फोटोन की स्पीड प्रकाश का वेग के बराबर, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸, राइट है, उड़ा देना इसको कॉन्सेप्ट को। आ जाओ फटाफट, फोटोन की स्पीड सबको याद रहेगा, 3 × 10⁸। कहां से लाओगे, एनर्जी बराबर प्रियंका चोपड़ा को याद रखना आप तो। और प्रियंक सी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ई बटा पी, और इसको जब सोल्व करेंगे 3 × 10⁸। तो जब भी आपसे ये आ जाए ई बटा पी, तो इसकी वैल्यू फिक्स होती है 3 × 10⁸, यानी फोटोन की स्पीड चेंज नहीं होती है, लाइट की स्पीड से तोड़ता है। और फोटोन जो होता है ना, वो कौन सा नेचर बताता है, कण की तरंग के दोनों, सिर्फ एक नेचर बताता है, इसलिए इस चैप्टर, इसको अलग चैप्टर रखा है इसका। कण प्रकृति पार्टिकल नेचर बताता है, कण प्रकृति बताता है, तरंग प्रकृति नहीं बताता है, ओनली पार्टिकल नेचर रिप्रेजेंट करता है, राइट है। नजर रखना, क्वेश्चन का आंसर लगाओ इसका, क्वेश्चन सामने है आपके, लगाओ, देखा इसका आंसर कैसे करोगे। यदि किसी फोटोन की ऊर्जा और समय ई और पी, फोटोन का वेग क्या होगा, मतलब आपको एक ई दे रखा है और एक पी दे रखा है, राइट है, नजर रखना। यानी आपको एक एनर्जी दे रखी है और पी दे रखी है, तो फोटोन का वेग क्या होगा। अभी मैंने आपको जुगाड़ क्या बताया था, जुगाड़ क्या बताया था, सर एनर्जी बराबर प्रियंका चोपड़ा, याद रहेगा, एनर्जी बराबर प्रियंका चोपड़ा, याद रखना ये जुगाड़, फोटोन की एनर्जी प्रियंका चोपड़ा। अब अपन को इसमें से सी निकालना है, तो सी बराबर क्या होगा सर, ई बटा पी, ई बटा पी। देखो कौन से वाले में, अब कई बार बच्चा क्या करता है, वो 3 × 10⁸ याद रहता है, होता है 7 लिख रखा है, गलत है ये फॉर्मूला, ये तो वाले, और वो प्रियंका चोपड़ा से याद रखना कौन सा वाला बनना, ई इंटू पी की, ये भूल जाता है बच्चा कि क्या होता है, ये पी नीचे है, लेकिन इसमें अपॉन में आएगा, राइट आंसर बी। हाँ, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया प्रियंका चोपड़ा साहब को। रेडी, तो मजेदार चीज है प्रियंका चोपड़ा। लीजिए एक और प्रियंका चोपड़ा के आधार पर क्वेश्चन, सामने देखिए क्या आंसर आएगा। इलेक्ट्रॉन और फोटोन का वेवलेंथ सेम है, सेम वेवलेंथ से रनिंग कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम पी दे रखा है आपको, एनर्जी ई है, तो पी बटा ई का मान क्या होगा, ध्यान रखना, ई बटा पी तो नहीं है कहीं, पी बटा ई है। तो आप मुझे बताओ इसका आंसर, कोई बच्चा मतलब गड़बड़ नहीं करे, एक बच्चा पी निकालता है, एक ई निकालता है, एक मैंने देसी तरीका क्या बताया कि सर ये तरीका मजेदार चीज लगा आपका। कौन सा वाला तरीका मजेदार चीज लगा, कि एनर्जी के पास जाओ,
प्रियंका चोपड़ा को बुला लो। और फिर ई आपका क्या हो जाएगा, सी निकालोगे तो ई बटा क्या हो जाएगा आपका, आपका सी निकालोगे तो पी बटा ई। नजर रखना क्या गड़बड़ है, तो बताओ इसको नीचे लाओ। तो ई बटा पी बराबर क्या हो जाएगा आपका सी। रेडी, ई बटा पी, सी की वैल्यू, इसने पी बटा ई पूछा है, उल्टा पूछा है। अगर आपसे इससे पी बटा ई पूछा है तो ये 1/c होगा, और सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ राइट। इसको पावर को ऊपर ले जाओ, तो ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻⁸ आ जाएगा। अब इसका क्या सॉल्यूशन करें, इसका सॉल्यूशन क्या करें, ऑप्शन में देखने पे थोड़ा गंदा सा दिख रहा है, तो क्या एक काम करो, 1/3, नजर रखना मैं क्या कर रहा हूं, 1/3 × 10⁻⁻8 को छेड़ो मत, आप 10 से ऊपर नीचे गुणा कर लो, ठीक है, या 10 से क्या, इसे गुणा करें ताकि अपन को एक वैल्यू मिल जाए, ठीक है, 10 से कर लेते हैं। 10 में 3 का भाग दो तो 3.3, तो ये हो जाएगा आपका 3.3, और इस 10 को ऊपर ले जाओ × 10⁻⁹ जाके मेकअप कर रखा है, हम तो सर जल्दबाजी में इसको सलटा देते, ये लिख के आते ये ए 99% ये करके आते हैं। इसी को कहते हैं दिमाग खोल के रखिएगा, दिमाग खोल के, कि सर प्रियंका चोपड़ा के चक्कर में अभी तो गलती हो जाता, हम तो 3 × 10⁸ चिपका देते, ये तो गेम खेल गया क्वेश्चन। मजा आया कि नहीं आया बताओ, बढ़िया क्वेश्चन है, याद रहेगा ये वाला क्वेश्चन, बताओ क्लियर है सबको कि हाँ सर ये तो मजेदार चीज थी, तो थोड़ा दिमाग खोल के रखिए कल। हाँ ये होता है ई बटा पी होता है, तो फिर आपका सिंपल, फिर सिंपल आंसर ए होता है, तो इसलिए थोड़ा दिमाग खोल के रखना। हाँ भाई पकड़ लिया, ठीक है, तो नजर रखना, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान रखना क्वेश्चन का लेवल क्या है। एक आपसे ये पूछता है, ये जो अपने अभी ग्राफ पढ़ा, ये प्रियंका चोपड़ा वोपड़ा वाले, अगर आप इनके ग्राफ पूछे, एनर्जी के ग्राफ पूछे, तो आप मुझे बताओ ई कार म्यू का ग्राफ कैसे होगा, सीधा। ई कार लेमडा का ग्राफ क्या होगा, घटता हुआ। ई कार पी का ग्राफ कैसे होगा, सीधा। ग्राफ का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो मैं भी होगा इसमें बनाया हुआ, ये लीजिए सीधा। आप मुझे बताओ, ये तो क्लियर है, ई बराबर एच म्यू, म्यू को खोल दो सी बटा लेमडा, और ये प्रियंका चोपड़ा, इन दोनों का ग्राफ कैसे जाएगा सर, सीधा। बताओ इन दोनों का ग्राफ कैसे जाएगा, सीधा। ये तो क्लियर है, ये लिख रखा सीधा। और ई और लेमडा का ग्राफ कैसे जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट है, व्युत्क्रमानुपाती है। और ई और पी का ग्राफ कैसे जाएगा, समानुपाती है, डायरेक्ट सीधा निकल जाएगा प्रोपोर्शनल का ग्राफ, राइट है। ये ऐसे ग्राफ मैंने कई बार बता दिए, बीच में आते रहते हैं, तो इनमें ज्यादा टाइम खराब नहीं करना, ये तो दिख रहा है, उसी के आधार पर बनाना है, फॉर्मूला अच्छे से याद रहना चाहिए। बताओ याद रहेगा सबको कि हाँ ग्राफ ओके सबका, तो आपको ये तीनों के बीच में ग्राफ का मटेरियल। अब आते हैं एक प्यारा सा सेगमेंट और है, ये क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बताओ देगा। ये क्या पूछ रहा है, डी बोगली बाबा के लिए पूछ रहा है, संवेग पूछ रहा है, मोमेंटम आपको दिया है, पी और डी बोगली वेवलेंथ दिया है, तरंग देरी दिया है, ठीक है, तरंग देरी की वैल्यू लेमडा दिया है, उनके बीच में क्या है। तो अभी एक ग्राफ बताया था आपको, वो एक बताया था हिंदुस्तान पेट्रोल पंप। बताओ हिंदुस्तान पेट्रोल पंप लेमडा बराबर एच बटा पी होता है। आप मुझे बताओ एच और पी का ग्राफ कैसे जाएगा, सर लेमडा और पी, या पी और लेमडा किधर भी लिख दो, ये एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ग्राफ डिक्रीज होता हुआ आएगा। कौन सा वाला सही है, कौन सा वाला, लगा दो आंसर फिर आगे बढ़े। तो ये छोटी छोटी सेगमेंट है, फोटोन को सिर्फ नॉर्मल ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, अभी आधा भी नहीं हुआ, ढंग से पकड़ना, पकड़ लोगे वाली चीज है। तो ग्राफ एकदम अलग ही दिख रहा है इसका, तो एक स्पेशल ग्राफ, इसमें मत जाना, ठीक है, बी में नहीं जाना बेटा, ठीक है, चेक करो कौन सा वाला ग्राफ, इसका तो अलग ही दिख रहा है अपन को, तो आपका कौन सा हो जाएगा, सी वाला ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, लेमडा हिंदुस्तान पेट्रोल पंप से याद रखना इसको। नेक्स्ट, ये क्या चाहता है, अब देखो इसने मेकअप कर दिया क्वेश्चन है, आंसर देखा तुम लोग, फटाफट अपनी कॉपी में चेक करो कौन सा आंसर चेक है, तुम्हें देता हूं 1 मिनट, फटाफट इसका आंसर दो। फोटोन का संवेग मोमेंटम दिया है, और उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ कौन सा है, चारों ऑप्शन ऐसे लगते हैं पता ही नहीं चलता है क्या है, लेकिन आपको वो एक फॉर्मूला लिखो पूरा, और फिर पकड़ो इसको फॉर्मूले को, एनर्जी वाला पकड़ो, इसमें फ्रीक्वेंसी बतानी है, उसकी आवृत्ति बतानी है। देखते हैं कौन पहले बताता है, ए बी सी डी, आंसर आपके सामने है, चेकआउट कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर नंबर नहीं है इसमें, अब बताओ फटाफट, इसको आगे बढ़े फिर, इतने क्वेश्चन इतना मैटर दूंगा ना, दिमाग खुल जाना है तुम्हारा। आ जाओ, देखते हैं पहले आंसर किसका आता है,
आंसर आने लग गया, बाकी बच्चे भी आंसर दें। इसके लिए क्या लिखोगे कि सर एक पूरा फॉर्मूला लिखो, वो अभी वाला। क्या फॉर्मूला लिखें? देखना नहीं है मेरी तरफ, तुम पहले आंसर देना। एन सी बटा लेमडा और एक प्रियंका चोपड़ा। अब अपन को थोड़ा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी मतलब म्यू होती है, एफ भी लिख लो। जाता है पी सी, तो मतलब इन दोनों में वो एक फॉर्मूला तैयार कर रहा है। तो यहां से म्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? म्यू या एफ लिख सकता है इसको, ठीक है। तो प्रियंका चोपड़ा ऊपर, एच भाई साहब नीचे। इन्हीं में से पूछेगा घुमा फिरा के, इसी में से गतिज मास एमसी स्क्वायर जो भी है इसी के पास है, और किसी को कोई नया फॉर्मूला जनरेट नहीं करेगा, ये इन्हीं में से पूछेगा जो भी पूछना है। कौन सा वाला आंसर दिया? हाँ, ढंग से पकड़ लिया क्या? पी सी अपॉन में बेटा सी आंसर नहीं आएगा। आधे बी आधे सी, पी सी, अरे उल्टा पुल्टा। बी सी बी सी, अरे सही लिखो, पी पी इंटू सी। राइट आंसर बी। रेडी? हाँ। एम आर, ध्यान दे, बी आंसर राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब मिक्स करके आपको देगा। जिसने ये फॉर्मूला सीख लिया, फॉर्मूले में क्या ही तो सीखना है, ये तो याद हो गया होगा अभी इतनी देर में तो। नेक्स्ट, फोटोन की पावर, और इससे निकाला जाता है नंबर ऑफ फोटोन, फोटोनों की संख्या। जुगाड़ याद रखना, ये निकलता है फोटोन की पावर से। अब सारे बच्चे देखना इसको कैसे याद करते हैं। नंबर एक ध्यान रखना इसमें, अगर आपके पास एक फोटोन है, आप मुझे बताओ दुनिया में, ये बताओ पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सर कार्य करने की दर होती है, दर वर्क अपॉन टाइम होता है, अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, कार्य करने की दर होती है। P बराबर डब्ल्यू बटा टी होता है, कार्य करने की दर होती है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। कार्य को आप एनर्जी लिख सकते हैं, वर्क को एनर्जी लिख दो, टी की जगह टी लिख दो। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? ये पहला इक्वेशन फर्स्ट, राइट। इसको एक फोटोन मान लो। अब मुझे बताओ दो फोटोन के लिए कितना होगा और एन फोटोन के लिए कितना होगा, सारे नजर रखना। एन फोटोन, सर ये एक फोटोन का क्या? देखो मैंने कुछ भी नया नहीं लिखा है, उलझना नहीं है। पावर का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बटा टी, डब्ल्यू को लिख दिया ई, क्योंकि अपने पढ़ा वर्क एनर्जी में वर्क ही एनर्जी का पार्ट होता है, तो ई बटा टी। लेकिन दो फोटोन है तो दो से गुणा, 10 फोटोन है तो 10 से गुणा, एन फोटोन है तो एन से गुणा। लगा दो इसमें। सर ई बटा टी में तो कोई दिक्कत आएगा नहीं, और एन फोटोन है तो एन से गुणा कर दो, दैट्स ऑल। ये एन आपसे पूछता है, इस एन को बोलते हैं नंबर ऑफ आपका फोटोन 8 पर सेकेंड, राइट है। तो यहां पर आपसे एन पूछता है, तो बताओ, और बटा ये फॉर्मूला मात्रक हीन होगा। बताओ ये फॉर्मूला याद रहेगा? फॉर्मूला याद रखोगे सारे? क्वेश्चन आएगा पक्का, पक्का क्वेश्चन आएगा, ये मान के चलिएगा। हर एग्जाम देखा है इसने। वैसे हर प्रॉब्लम का दूसरा नाम क्या है? मेरे हिसाब से याद करो तो देखो, एक तो प्रियंका चोपड़ा तो पढ़ ही लिया होगा तुमने। धरती पे प्रॉब्लम का दूसरा नाम बताइए। सिनोनिम्स होता है ना पर्यायवाची हिंदी में, क्या होता है? सर पत्नी होता है प्रॉब्लम का दूसरा नाम, राइट है। तो प तय, छोटा तय लिखा है, और पति और नी के विषय नहीं बस बनती, पत्नी और नी को अलग कर दो, नी को अलग कर दो, नी, नी को अलग कर दो, एन ई नी, नी प आधा तय नी पत्नी। यहां से एन निकालो, एन बराबर पी टी बटा ई, फॉर्मूला। सर एक तो प्रियंका चोपड़ा नहीं भूलेंगे, और एक पत्नी वाला फॉर्मूला नहीं भूलेंगे। अगर भूल जाओ इस प्रोसेस को कि किधर से आता है नंबर ऑफ फोटोन, तो नंबर ऑफ फोटोन एन बराबर पत्नी वाला फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। यहां से जुगाड़ कर लोगे कि हाँ सर अब जुगाड़ हो गया, पीटी अपॉन में ही, बाकी कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, थोड़ा जुगाड़ से भी आना चाहिए। अब इसमें टाइम मोस्टली 1 सेकंड देता है, इसलिए इसमें टाइम की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो टाइम को उड़ा देता है, पी बटा ई इसका फॉर्मूला हो गया। टी अगला देता है 2 सेकंड 5 सेकंड तो यूज करो, बाकी 99% 1 सेकंड देता है। तो पत्नी वाला याद रहेगा जुगाड़? ओ भाई कुछ भी याद रखो, कैसे भी याद रखो, याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, अलग बात है, लेकिन कुछ जुगाड़ भी तो याद होना चाहिए अपन को। रेडी? तो एक तो प्रियंका चोपड़ा याद रखना, और एक ये पत्नी वाला फॉर्मूला याद रखना। आ जाओ इधर, क्वेश्चन देखिए क्या है, थोड़ी कैलकुलेटिव है। पावर देगा, क्या पूछा इसने? नंबर ऑफ फोटोन पूछ रहा है। आपके दिमाग में आते आना चाहिए पत्नी, फॉर्मूला तुम अब दोबारा लिख लेना, मैं सीधा लिख रहा हूँ। एन बराबर क्या हो जाएगा? पी टी और एन ई, पत्नी, बैठ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, अपन को अपना टी, अब देखो टी तो 1 सेकंड ही देगा, प्रति सेकंड दिया है, 99% यही देगा, 1% देते चेंज करते तो करते। तो आप आ जाओ इधर, टी की वैल्यू कितना? 1 सेकंड है, कोई मतलब की चीज नहीं है, ई पर आ जाओ।
ऐसा ही रखना पड़ेगा, संख्या है जूल में निकालना पड़ेगा, एच म्यू रखना पड़ेगा, एच म्यू बटा एच म्यू रख दो, और म्यू को खोला तो सर एच सी बटा लेमडा होगा। सर 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, नहीं जूल वाला रखना है, क्योंकि ऐसा ही में नंबर संख्या पूछा है। तो इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है, 2 × 10⁻⁻25 लेमडा मीटर में रखना है, लेमडा मीटर में रखना है, लेमडा मीटर में रखना है। रेडी, तो लेमडा मीटर में रखो, ये रहा मीटर, लेमडा सेमडा देखो इसमें कहां दिया, ये रहा 540 नैनोमीटर, नैनोमीटर को मीटर में लिखो, तो लिख देंगे 540 इंटू 10⁻9 मीटर। सोल्व करो इस एनर्जी को, थोड़ा गंदी इक्वेशन है, तो काटो इसमें, 2 से काटा 54 को 27, 27 1/27, और पावर की एक जीरो इससे काट दो, 9 में से जीरो गया तो 8 बच गया, 25 में से 8 काट दो, कितने बचे, 17 बच गए क्या, ऊपर 17, 1/27 इंटू 10⁻⁻17, चेक कर लेना थोड़ी गलती हो तो, 27, ठीक है, ये जूल बाबा आ गया अपने पास। तो कैलकुलेशन ये रोकते हैं, थोड़ा पूरा अप्रोक्सीमेट में चले जाते हैं। पावर दिया है 100 वोट, टाइम दिया है 1, टाइम तो एक ही देता है इसमें, 1/27 इंटू पावर हो गई -17, ऊपर जो लेके जाओ, 27 इंटू 10 की पावर 17 2 19 प्लस का हो जाएगा। ऑप्शन चेक करें तो एग्जैक्ट 3 दे रखा है, 20 और 18 दे रखा है, तो इस एक काम करते हैं, पॉइंट लगा लेते हैं, तो 2.7 इंटू 10 की पावर 20, और 2.7 इज नियर बाई 3, क्योंकि संख्या है तो आपको अप्रोक्सीमेट बता देनी है फिर, तो 3 इंटू 10 की पावर 20 फोटोन हो गए। तो राइट आंसर इज सी। कैलकुलेशन करना है, नंबर ऑफ फोटोन होता है बेटा, फोटोन की संख्या, एक बच्चा बोल रहा है एन क्या है, यही तो पूछ रहा है वो, फोटोन की संख्या होती है, एक फोटोन है तो एक, दो है तो दो। थॉमस बेटा कर देना तेरी, तो याद रहेगा ये चीजें। तो एक चीज दिमाग रखना कि जो चीज क्या आ रही है, आगे से जो लाइट आ रही है बेटा, उसको में फोटोन्स होते हैं, फोटोन भाई एनर्जी। आप देखो एक चीज बताता हूँ आपको, कई बच्चे की फोटोन इमेज नहीं आती होगी दिमाग में, जैसे मैं मोदी जी बोलूंगा तो आएगी, राहुल गांधी बोलूंगा तो आएगी, फोटोन की इमेज फोटो नहीं आएगी दिमाग में। तो फोटो सन से जो लाइट आती है ना बेटा, एक तो अपन को ऐसा लगता है ऐसे आ रही है लाइट, ठीक है, इस ये विटामिन डी खा रहा है, लेकिन ऐसे नहीं आती है लाइट, ऐसे आती है, ये फोटोन, फिर दूसरा फोटोन, फिर तीसरा फोटोन, ऐसे फोटोन के रूप में आती है, इसको बोलते हैं फोटोन। और इसका एक अपना लेमडा होता है, अपनी एफ होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है इसके पास, एक एनर्जी होती है, उसी एनर्जी को अपन पढ़ रहे हैं। और जब ये स्पीड से आती है ना, तो आप मुझे बताओ, एक एक राई का दाना, राई समझो, अपने घर में राई नहीं होती, एक राई का दाना ऐसे गिराओ, 1 2 3 4, और लाइट की स्पीड से गिराओगे तो सारे दाने जुड़ जाएंगे, फिर ये छोटे छोटे जुड़कर एक वेव बना लेते हैं। तो इसी से ये तो होता है कण, और यही फोटोन बनकर क्या बना लेता है, वेव बना लेता है, तरंग बना लेता है, इसी को कहते हैं वेव। इसीलिए कहते हैं ये ड्यूल नेचर रखता है, अलग अलग देखा जाए तो राई है, कण है, लेकिन स्पीड से आया तो वो वेव है, इसलिए डबल नेचर रखता है। बैठा दिमाग में, राइट है चीजें, हाँ। तो अच्छे से कर लोगे वाली चीजें, ये अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। हाँ बेटा कैलकुलेशन चेक कर, सही है, 270 कैसे होगा, हाँ वो जीरो का एक, अरे भाई मेरे 270 ही है तेरा, वो जीरो काट दी, इधर से इधर काटा तो कितना हुआ 8, 25 में से 8 गए तो कितना बचा 17, 17 लिखा है, वो अभी भी जीरो पे अटका हुआ है। वंदन मैं डायरेक्ट कर चुका, जीरो काटने पर एक 8 ही लिखा है यहाँ पर, 25 में से 8 घटा कितने बचे, 5 वो गए 3 वो, तो 17, ठीक है, 5 3 8 17 हो गया ना ये, तो उस हिसाब से ओके। तो आप मुझे बताओ ये फोटो समझ में आई कि नहीं आई, अब दिमाग में बैठ गया कि सर फोटोन एक एनर्जी आती है, और छोटे छोटे फोटोन मिलकर ही वेव का निर्माण करते हैं, इसी को कहते हैं फोटोन। क्योंकि नंबर अपने दिमाग में वो फोटो ही नहीं आती फोटोन की, इसलिए वो जानते नहीं है, फोटोन छोटे छोटे जुड़ते हैं, इसी की एनर्जी पढ़ रहे हैं अपन, इसी का ये फॉर्मूला है ई बराबर एच म्यू, और इसी को कहते हैं एच सी बटा लेमडा, ये अपनी प्रियंका चोपड़ा। रेडी, याद रहेगा तो थोड़ा दिमाग में रखिएगा। मजेदार चीज है, पर जानते नहीं ना इन चीजों को क्या है। अब एक दुनिया में एक पावर निकालने का फॉर्मूला यूनिवर्सल है, आ जाओ इसको भी फ्री करते हैं। किसी भी चीज की इंटेंसिटी चेक करने का, दुनिया में एक चीज फिक्स हो गया, सारे बच्चे रखना, तीव्रता ज्ञात करने का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है अपने पास, और एक ऐसा फॉर्मूला बताता हूं जो पूरी फिजिक्स में काम आए, क्योंकि ये इंटेंसिटी तो सब जगह मिलेगी, राइट है, हाँ वंदन ओके ओके। अब एक चीज दिमाग रखना, इंटेंसिटी निकालने का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है अपने पास, पावर अपॉन एरिया, बोलो पावर अपॉन एरिया, पी अपॉन ए, पावर अपॉन एरिया, इस बल्ब की भी निकलती है। आप बल्ब के बताओ, नजदीक जाओगे तो ज्यादा दिखेगा,
दूर जाओगे तो कम दिखेगा, दूर पास जाओगे तो ज्यादा दिखेगा। तो ये कैसे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी का मतलब जैसे साउंड है, वहां कोई म्यूजिक है, तो आप नजदीक जाओगे तो ज्यादा सुनाई देगा, दूर जाओगे तो कम। तो ये डिपेंड करती है कि वो साइज कैसी है। तो ये एरिया खुलता है। अगर ये भाई साहब सामने वाला बल्ब गोल है तो पाई आर स्क्वायर खुलेगा। पावर तो उसका फिक्स है, वही कितना दे रहा है वो, ठीक है, बल्ब है तो उसका पावर होगा। दूसरा, अगर ये ट्यूबलाइट की जैसे लाइट है, ट्यूबलाइट है तो ये तो बेलन हो गया, सिलेंडर हो गया, तो फिर ये 2 पाई आर एच, राइट है। तो ये सारे बच्चे रखना। इसका मतलब जो इंटेंसिटी होती है वो सोर्स पे डिपेंड करती है। ये हो गया पॉइंट सोर्स, गोल 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 चाहिए, गोल सोर्स। और ये हो गया बेलनाकार। तो इसके अंदर बताओ, इसमें तीव्रता का क्या रूल हो गया कि सर इंटेंसिटी इसमें 1/r² से चलती है और इसमें इंटेंसिटी 1/r के हिसाब से चलती है। मतलब बल्ब का प्रकाश होगा तो भी घटेगी, और ट्यूबलाइट का प्रकाश है तो भी घटेगी। ज्यादा किसमें घटेगी? ट्यूब बल्ब, ये गोल वाले सोर्स में घटेगी। पॉइंट सोर्स है ना, बिंदु स्रोत है, तब घटेगी ज्यादा, क्योंकि स्क्वायर चलेगा। तो आर बढ़ेगी तो आई तो घटेगी। ये सरकारी फॉर्मूला है किसी भी इंटेंसिटी निकालने का, और आप इसको सब जगह यूज करेंगे। और मोस्टली हर चैप्टर में, ये जो ऑप्टिक्स के आगे के जितने भी चैप्टर, सब में दिखेगा ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है इंटेंसिटी निकालने का। पी अपॉन ए आपका। ये तो याद रहेगा, ये तो हो गया वोट और प्रति मीटर स्क्वायर। उड़ा दोगे तो सिंपल सी गणित है। अब इसको लाते हैं इस चैप्टर में, फोटोन वाले चैप्टर में। तो सर फोटोन की तीव्रता कैसे निकालोगे? इसी को चिपका दो, इसी को देखो, मैं फोटो इस चैप्टर में लेके आता हूँ, इस चैप्टर में लेके आता हूँ। ये तो याद रहेगा सबको कि सर पाई आर स्क्वायर हुआ तो बिंदु सोर्स है, 2 पाई आर एच हुआ तो लीनियर है, मतलब बेलनाकार टाइप का है। लीनियर का मतलब ट्यूबलाइट है, और ये बिंदु सोर्स है, ऐसा ऐसा सोर्स है, वो बिंदु स्रोत है ऐसा। उसकी लाइट मतलब ऐसे मतलब बिंदु सोर्स है और ऐसे लाइट कंज्यूम करेगी ये, इस टाइप का लाइट फैलाएगी, ठीक है। तो ये तो सरकारी फॉर्मूला है, वोट पर मीटर स्क्वायर। चैप्टर में लाते हैं इसको। एक फोटोन की तीव्रता निकालनी है, नजर रखना। तो किसी भी एक फोटोन की इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है P/A, राइट। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? सर वर्क अपॉन टाइम, कार्य करने की दर होता है, वर्क अपॉन टाइम, यूनिवर्सल फॉर्मूला। टी को नीचे ले जाओ, थोड़ा मैं पूरा ढंग से लिखता हूं ताकि और समझ में आ जाए। रेडी? इस चैप्टर में डब्ल्यू का कोई लेना देना नहीं है, एनर्जी का लेना देना है। इस चैप्टर में लाओ इसको, डब्ल्यू को ई लिख दो। ये हो गया आपका इस चैप्टर में, ये इस चैप्टर में एंट्री कर गया। तो आप मुझे बताओ, एक फोटोन का डाटा क्लियर, राइट? एक फोटोन का डाटा क्लियर। अच्छा वरदान है क्या? हाँ, मैं तो वंदन पढ़ रहा था तेरे को। कोई बात नहीं, वंदन वरदान, आज से तेरा नाम वंदन ही रख लेते हैं। वरदान किसको देगा भाई तू? देखो इधर, आई बराबर P/A, W/T, जुगाड़ याद रहेगा। डब्ल्यू, टी को नीचे ले जाओ, एनर्जी, डब्ल्यू का यहाँ चैप्टर में कोई मतलब नहीं, एनर्जी चाहिए फोटोन, तो ई में लिया, याद रहेगा। एक फोटोन, दो फोटोन, दो से गुणा, 10 फोटोन, 10 से गुणा, एन फोटोन, एन से गुणा। फोटोन क्या होता है? संख्या क्या होती है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ये रहा, ये एक फोटोन, ये दो फोटोन, ऐसे क्या पता कितने फोटोन है, तो ये पूरे, इसकी पूरी संख्या को क्या बोलते हैं? एन फोटोन बोलते हैं। याद रहेगा, एन फोटोन बोलते हैं। तो थोड़ा दिमाग में फोटोन ही चाहिए, कितने सारे आ रहे फोटोन, ठीक है, नजर रखना। तो मैं एन फोटोन है तो मैं इसी फॉर्मूले को वापिस लिख रहा हूँ, देखो इधर, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सीधा इस पर आ जाता हूँ। एन लगा दो और बाकी छेड़ो ही मत। ये लो, इस चैप्टर में एंट्री। अब जो है ना इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है, वो फोटोन की संख्या पर निर्भर करती है। अब ये इंटेंसिटी का असली मजा आगे आएगा थोड़ा सा, अगले मतलब आगे टॉपिक आएगा ना, ग्राफ राफ, वहां समझाऊंगा। अभी इतना याद रखना है, ठीक है। तो तीव्रता का मान, फोटोन की जो जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी है, वो फोटोन की संख्या पर निर्भर करती है। ये याद रखना बेटा, ये याद लिखना। द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है, याद रखना। द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है। तो ये याद रखना इसके अंदर। तो द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी, तीव्रता का मान फोटोन की संख्या पर निर्भर करता है, राइट है। तो ये लिख सकते हो, तीव्रता का मान फोटोन की संख्या पर निर्भर करता है। चलो फ्री, रेडी? तो ये फोटोन बाबा यहाँ पर फ्री होता है, बताओ यहाँ तक क्लियर सब बच्चे को? तो ये फोटोन, तो रेडी, अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ।
शेप पर डिपेंड करेगा बता। ऐसा कौन सा फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला है जिसकी शेप पर डिपेंड करेगा बेटा? वो अलग चीज होती है, वो यहाँ पर नहीं करेगा। एक प्लेन सरफेस भी होता है, वो उसमें पढ़ाऊंगा जिसमें हाइगेन वाली थ्योरी में। एक उसमें सर्फ उसकी साइज अलग अलग होती है ना, एक होती है ना प्लेट, समतल होता है तब वो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, वो आगे पूरा डिटेल है। फिलहाल तो अभी दो बातें याद रखना कि दोनों पॉइंट सोर्स पर नजर रखना। फोटोन क्लियर सबको? फोटोन का आवेश नहीं होता, ना लाया जा सकता है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से कोई मतलब नहीं है। विराम द्रव्यमान जीरो होता है, गतिक द्रव्यमान चेंज होता है, लाइट की स्पीड से ये चलता है। राइट है, पत्नी वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। और एनर्जी ई बराबर एच म्यू, म्यू को खोलें तो सी बटा लेमडा, और प्रियंका चोपड़ा का ध्यान रखना। दूसरा, जूल में पढ़े तो 2 × 10⁻25 लेमडा आपको मीटर में रखना है, और 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना है, लेमडा आपको अंगस्ट्रॉन में रखना है। राइट है, ग्राफ एकदम सिंपल है, जैसे फॉर्मूले दिखते हैं वैसे ग्राफ बनाना है। इसी की तरफ पर चलता है वर्क फंक्शन, कार्यफलन। नजर रखना, फोटोन के लिए सबको कार्यफलन, वर्क फंक्शन का नाम सुना है? धातु क्या बोलते हैं उसको? कार्यफलन, वर्क फंक्शन, कार्यफलन, आयनन ऊर्जा भी बोलते हैं इसको। अब आपको पता है इस चैप्टर की एक खासियत है, कार्यफलन का मतलब क्या होता है? सारे बच्चे बताओ, वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है? सर कार्यफलन का सिंपल सा मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा। राइट है, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। राइट है, देखो एक क्या होता है बेटा, कि जो मेटल होती है ना उसकी अपर सरफेस में इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं, नीचे वाली सरफेस में अलग होते हैं, हर में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसकी अपर सरफेस से इलेक्ट्रॉन को जो बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। राइट, कार्यफलन जो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। सारे बच्चे ध्यान रखना। आप मुझे बताओ, मुझे एक कप चाय बना के लाओ आप लोग। राइट है, मैं आपको कहूँ एक कप चाय बना के लाओ मेरे लिए, राइट है, बना के मेरे नाम से खुद ही पी लेना, चाय तो मत पीना, ये चीज है, कभी कभी पी सकते हो। एक कप चाय बनाना है, एक तो आपको बनाना है इतने से बर्तन में, छोटे से बर्तन में, जो नॉर्मल है, एक कप बनाओगे तो छोटा ही बर्तन। एक आप शादी वाली कढ़ाई में बना के लाओ। कढ़ाई क्या, कड़ावा होता है वो तो। हाँ सर्किल और शेप, दो ही सर्किल होगी बेटा, ठीक है थॉमस, दो ही शेप होगी। हाँ, अब आप मुझे बताओ एक चीज, सारे बच्चे बताओ, मेरे लिए चाय बनाओगे तो एक तो छोटे से बर्तन में बना दो, और एक शादी वाली कढ़ाई में बनानी है। चाय तो उस कढ़ाई में भी बनेगी, चाहे तो उस बर्तन में भी बनेगी, आप किसको चूज करोगे? ये जी बात जिसको समझ में आ गई, कार्यफलन वर्क फंक्शन समझ में आ जाएगा कि सर सीधी सी बात है, हम चाय बड़ी वाली कढ़ाई में तो नहीं बनाएंगे, किसमें बनाएंगे? छोटे से बर्तन में बनाएंगे, क्यों? जल्दी बन जाएगी। राइट है, हाँ भाई, ठीक है बेटा। हाँ धीरे धीरे पकड़ते जाओ। देखो आपको मैं जो डाटा दे रहा हूँ ना, इतना मजेदार दे रहा हूँ, मतलब मैं लास्ट में जो बोलता हूँ ना, सुना करो आप लोगों के लिए, मैं अपना पूरी ताकत लगा रहा हूँ, आप बस फायदा एकदम। मजा उस दिन आएगा जिस दिन वर्दी पहन लोगे और आप सिलेक्शन ले लोगे, हिंदुस्तान के कोने तक, कोने कोने तक मेरा नाम पहुंचा दोगे, वो आपकी जिम्मेदारी है। राइट है, और हर घर में मतलब बच्चा एक बार फिजिक्स पढ़ेगा तो राहुल सर को जरूर जानेगा, ये आप लोगों का दायित्व है। और वो पहले आप कर करके दिखाओ कुछ, फिर वो बच्चा जानेगा। नहीं तो ऐसे तुम ज्ञान दोगे तो तुम कहोगे तू कहाँ से, गलती से तुम लटक गए तो वो तुम्हें दो बार सुना देगा। तो इसलिए थोड़ा खुद करके दिखाओ अच्छे से, और मैं डाटा दूंगा आपको 100%। ठीक है, वो कहता है मैं पूरा पीछे, हम पर्दे के पीछे के हीरो हैं, आपको हीरो बना के छोड़ेंगे, हम आगे फ्रंट पर आपको रखेंगे। राइट है, नजर रखना। आप मुझे बताओ, शादी वाली कढ़ाई में तो नहीं बनाओगे ना, छोटे वाले बर्तन में बनाओगे? कि हाँ सर छोटे। इसीलिए कार्यफलन कम से कम होना चाहिए। अगर मैं आपको ये कह दूं कि मेरा वर्क फंक्शन है, सारे बच्चे सुनना, मेरे वर्क फंक्शन है ये 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये लिख दिया मैंने 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया, इसका मतलब है आप नॉर्मल बर्तन में हैं, चाय बना रहे हैं, और इसका मतलब है आप कढ़ाई में चाय बना रहे हैं। तो आप मुझे बताओ कार्यफलन ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इतनी एनर्जी दे रहा है, एक में इतनी मांग रहा है, मतलब डबल ट्रिपल हो गई है, लगभग 3 गुना हो गई। तो आप मुझे बताओ, सारे बच्चे ये बताओ कि अपन को वो कौन सा बर्तन लेना चाहिए? छोटा। इसलिए कार्यफलन कम से कम चाहिए अपन को। मतलब जब सोलर प्लेटें बनती है ना, सोलर प्लेट लगाई जाती है, जिसकी प्लेट बनती है जिस पर लाइट गिरा के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, तो वो प्लेट है ना स्पेशल डिजाइन होनी चाहिए, उसमें थोड़ी सी लाइट से इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, ऐसा नहीं कि बने ही नहीं उसमें इलेक्ट्रॉन आए नहीं बाहर। तो ऐसी धातु काम मिलेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन जल्दी से रिमूव हो जाए, तो वो ध्यान रखना, उसका वर्क फंक्शन कम से कम होता है। और दुनिया में सबसे वर्क फंक्शन जो कम से कम रखता है, उस धातु का नाम याद रखना, सीजियम। बोलिए मेरे साथ, सीजियम धातु होती है। कौन सी धातु होती है? सीजियम, जिसकी वैल्यू भी मैंने लिख दी है 2.14। और सबसे ज्यादा याद रखना, सबसे बेकार चीज होती है धातुओं में, वैसे तो गैसों में हो तो अलग अलग होती है, और ये होती है जो प्लेटिना गाड़ी होती है, ऐसे याद रखना प्लेटिनम।
प्लेटिनम का। अब आप इसमें अगर सोलर प्लेट में प्लेटिनम यूज कर लिया, इसका मतलब आप कढ़ाई में शादी बना, मतलब इसमें चाय बना रहे हैं। राइट है सर? राइट है, नजर रखना। तो नजर रखोगे तो सारे बच्चों को ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कि ये खेल समझना, इसका मतलब कार्यफलन बताओ क्या चाहिए, कम से कम चाहिए। कम से कम कितना होता है, 2.1। सारे बच्चे बोलो, फॉर्मूला इजी है, एनर्जी का ही फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला, ई बराबर एच म्यू एच सी बटा लेमडा। वही चीजें सारी, प्रियंका चोपड़ा वाला ही फॉर्मूला है, बस डब्ल्यू चिपका देना इसमें, कॉपी एकदम, इसके बस नोट लगा देना। रेडी? खेल समझना मेरी बात को, ये बात समझ में आ गई। तो सबसे कम किसका कार्यफलन होता है, सीजियम धातु का। सबसे ज्यादा कौन सा होता है, प्लेटिनम। क्या लेना चाहिए, सबसे कम लेना चाहिए। इसको लेने का मतलब आप कढ़ाई में चाय बना रहे हैं, मतलब मुरुकता वाला काम कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, यही यूज लेना चाहिए। बाकी दुनिया में और भी मेटल है जिसको यूज कर सकते हैं। बताओ, मैक्सिमम मिनिमम सबको याद रहेगा, कम सबसे कम ये। इसलिए जब भी कोई न्यूमेरिकल है, अगर आप एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल आ जाए, फलाने का कार्य फलन वर्क फंक्शन फाइंड आउट कीजिए, और आपकी वैल्यू आ रही है मान लो 17.20 या 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है, तो वो तो होता ही नहीं है, लास्ट होती है 5 से। तो थोड़ा ध्यान रखना, आपको अंदाज रहेगा। जैसे आपसे कहे कि भाई साहब तो तेरी उम्र कितनी हो गई, कोई आपसे पूछे भाई तुम्हें देखने वाला है, तुम्हारी उतनी कितनी कितनी उम्र हो गई, कि मेरी 15 सेंटीमीटर उम्र हो गई है। अरे उम्र पूछ रहा हूँ, सेंटीमीटर में बोल रहा है, तो इसका मतलब सामने वाला पकड़ लेगा गलत बोल रहा है। तो आपकी वैल्यू आ रही है ज्यादा, तो इसका मतलब गलत है ये चीज। तो आपकी वैल्यू इसी के बीच में दौड़नी चाहिए, इस दौर की रेंज के अंदर। रेडी सबको? हाँ। ओके बेटा, वेट रहेगा आप लोगों का। वर्धन सिंह क्या, वंदन सिंह? चलो आ जाओ। ये देखो मेरी कहानी सिंपल सी है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मिनिमम एनर्जी होती है ऊपरी सरफेस का, ध्यान रखना ऊपर वाला, इसके लिए अलग होता है। सबसे ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उसको कार्यफलन कहते हैं। 90% टीचर नहीं बताते ये जीरो क्यों लगाते हैं, जीरो नहीं लगाते इसलिए बच्चे को भी नहीं पता होता है कि लगा लो सर, सुंदर लगता है। जीरो, जीरो का मतलब होता है इस इलेक्ट्रॉन को उठा के बाहर फेंक दो, जहां इसकी एनर्जी जीरो हो जाता है। लास्ट कक्षा की एनर्जी जीरो होती है, बारहवीं कक्षा की, तो उठा के इसको बाहर फेंकना है जहां एनर्जी जीरो। ऐसे नहीं कि यहां से यहीं फंसा दिया आपने, मतलब आपने बीच में अटका दिया, वो नहीं होगा। कार्यफलन वर्क फंक्शन का मतलब है इसको जीरो एनर्जी तक पहुंचाना है, इसलिए इसके बगल में जीरो लगाते हैं। याद रहेगा, जुगाड़ मजेदार था। और कुछ नहीं है। कार्यफलन जो वो कम से कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए, ये देखो टेबल देखिए एक बार, एनसीईआरटी की टेबल है, आपको दो ही डाटा याद रखना है। सबसे ज्यादा, सबसे कम सीजियम धातु का 1 4 1 5 15 होता है, 14 15 के आसपास रखना। और सबसे ज्यादा 5 6 5, इसको थोड़ा 60 65 के आसपास लिख देता है। सबसे ज्यादा होता है प्लेटिनम धातु का, मैक्सिमम और मिनिमम ध्यान रखना कि पोटेशियम का होता है, एल्यूमिनियम का होता है आपका, ठीक है। ये एल है भाई, ठीक है, एल्यूमिनियम का होता है। तो ये अलग अलग जो चीजें होता है, सबका अपना अपना अलग होता है, बाकी से कोई मतलब नहीं। आपको थोड़ा एक पता चल जाएगा कि धीरे धीरे वैल्यू बढ़ रही है, देखो। और बढ़ते बढ़ते कहां तक जाए, 5.6 तक। अगर सोलर प्लेट मुझे बनानी है, सोलर सिस्टम की प्लेटें बनानी है, तो मैं कभी भी मैं चाय नहीं बनाऊंगा, प्लेटिनियम को यूज नहीं करूंगा, मैं इसके आसपास की धातु को यूज करूंगा। सीजियम है, पोटेशियम है, सोडियम को आसपास करूंगा, इसके आसपास चल जाएगा मेरा वैल्यू। राइट है? तो ये वाली है। कई बार सोलर प्लेट की रेंज अलग अलग होती है, तो वो इसमें यूज मेटल कौन सी यूज करता है, इस बात पर डिपेंड करता है। बाकी आपसे कोई पूछेगा नहीं। इस मैक्सिमम का ध्यान रखना, यानी ये मिनिमम का ध्यान रखना, और मैक्सिमम का ध्यान रखना। बताओ याद रहेगा? तो ये मैक्स वैल्यू हो गई है। मजेदार चीज याद रखेगा, सीजियम और प्लेटिनम। और फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं है। ई क्या फॉर्मूला है, देखो ई का फॉर्मूला, ई बराबर एच म्यू, खोल दो सी बटा लेमडा, और वही वैल्यू मैंने आपको लिखा दी है, 2 × 10⁻25 लेमडा, 12 400 12 40। एक अंगस्टोन में है और एक नैनोमीटर में, ये पहले वो लिखा दिया ई का, वही कॉपी कर दो। यानी फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, उसको आयनन ऊर्जा भी तो बोलते हैं। तो इस वर्क फंक्शन का दूसरा नाम आयनन एनर्जी भी हो सकता है, तो इसको आयनन एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, आयनन ऊर्जा भी कह सकते हैं। धातु कैसी, इस बात पर डिपेंड करता है। धूप कितनी आ रही है, इस बात पर डिपेंड नहीं करता। इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं है, तीव्रता से कोई मतलब नहीं है इसको। इसको सिर्फ नेचर से मतलब है। मेटल कौन सी है, धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, नेचर ऑफ मैटर पर डिपेंड करता है। ये याद रखना। लास्ट में इसको मैं एक जगह लिखा दूंगा, ये एक ही ब्लॉक में, कहीं नहीं बोलोगे, वो लास्ट में स्टेटमेंट लिखाऊंगा, वो पकड़ लेना आप। तो याद रहेगा सबको? तो ये जुगाड़ याद रखना, बिल्कुल वेट रहेगा मेरा आप लोगों का इस बात का। तो याद रहेगा सब शेरा को कि हाँ सर ये फॉर्मूला याद रहेगा। ये इस पे डिपेंड होता है बेटा, कंडक्टर मतलब मेटल पे डिपेंड करता है किस पर। चालक अचालक, एक बच्चा कह रहा है चालक अचालक से कोई मतलब है, भाई मेटल है तो चालक ही हुआ ना।
धातु तो होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को कुचालक से तो कोई मतलब ही कैसे निकालेगा कुचालक से, राइट है। तो केवल कंडक्टर होना चाहिए, ठीक है बेटा, कंडक्टर होना चाहिए, चालक होना चाहिए, थॉमस। आगे बढ़ते हैं, टेबल याद रहेगा। अब आता है, कभी आपने कभी नाम सुना है, एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको और फ्री करते हैं। दो स्पेशल टॉपिक ढंग से पकड़ना, यहां तक क्लियर हो गया। एक और पकड़ लो छोटा सा, दहली आवर्ती का नाम सुना है, थर्सोल्ड फ्रीक्वेंसी, दहली आवर्ती का, इसका नाम सुना है, इस म्यू नॉट का, दहली थर्सोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम सुना है। चलो छोड़ो, आप स्कूल में टेस्ट देते हैं, नंबर देते हैं, तो आपके नंबर कैसे आता है, 100 में से नंबर आता है, जैसे एक नंबर आया, जैसे आप कोई नंबर की बात करें, जैसे आपके फिजिक्स में कोई नंबर आता हो, ठीक है, फिजिक्स में अगर आपको नंबर आया है तो आपको मान लो कि क्या आया है, उसमें नंबर ये मान लेते हैं, जीरो आया, एक आया, जीरो नंबर आया, एक आया, दो आया, 36 आया, 75 नंबर आप भी आ सकते हैं, मे भी किसी ने 100 भी लाया होगा, राइट, ऐसे नंबर आते हैं। पूरे नंबरों में एक जुगाड़ है कि जब आप 75 लाते हो तो आपकी डिस्ट्रक्शन लगती है, होता नहीं होता। और आप 36 नंबर आते हैं तो आप बॉर्डर लाइन क्रॉस करके, तो मेरे हिसाब से बॉर्डर तो यही है, आपकी बॉर्डर लाइन तो यही हुई ना, बताओ बॉर्डर लाइन क्या है, 36, इसको क्रॉस करना पड़ेगा ये। तो सारे बच्चे देखना, हाँ, वर्ड पकड़ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बॉर्डर लाइन का जानना बहुत जरूरी है, ये बॉर्डर लाइन क्या चीज है। और यहाँ पर एक बड़ा राज छिपा हुआ है, इसको पकड़ना बेटा सभी से। दिखने में आसान है, आसान नहीं है। इस बॉर्डर लाइन को कहते हैं दहली नंबर, क्या बोल दो इसको, मेरा नाम है, हाँ, वर्ड पकड़ना। आधे बच्चे इसको और आधे टीचर उल्टा पुल्टा बच्चे क्या पता क्या याद रख लेते हैं। आप इसको लोकल याद करो, पहले अपनी भाषा में लेके आओ इसको। ये 36 नंबर क्या है, पासिंग होने का नंबर है, यानी इसमें केवल, सुनना मेरी बात, अगर सामने वाली जो जो मेटल है, सुनना मेरी बात है, ये कोई धातु का टुकड़ा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन फंसा पड़ा है, और आने वाला 36 नंबर लेके आ गया, डेली आवर्ती लेके आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, लेकिन पास पास होगा, चलेगा नहीं ये इलेक्ट्रॉन केवल बॉडी पर आ जाएगा, सारी एनर्जी इसी में खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन W बराबर एच म्यू नॉट होता है, और एच म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी लेके आ रहा है, तो ये सारा का सारा ये खा गया। मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो नजर रखना, ये नजर ये रखना, अगर ये इसकी दहली आवर्ती, अगर मान लो ये मैं ये सिंपल बोलूं कि दो इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी लेके आया और दो ये इसमें बाहर आने में खर्च हो गई, तो दहली आवर्ती वो फ्रीक्वेंसी होती है, वो आवर्ती होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर तो आ जाता है लेकिन चल नहीं पाता है। सुनना मेरी बात, इलेक्ट्रॉन पास हो जाता है, केवल बॉर्डर लाइन क्रॉस कर जाता है, इसका मतलब दहली आवर्ती से ज्यादा चाहिए अपन को, इससे ज्यादा मार्क्स ही है, तभी मामला बॉर्डर लाइन क्रॉस करेंगे, अदरवाइज बॉर्डर लाइन क्रॉस नहीं कर पाएंगे, बॉर्डर किसी की नहीं है इसके ऊपर। तो इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को होने के लिए, सारे बच्चे ध्यान रखना, क्या एक जुगाड़ याद रखना, म्यू बराबर होता है C बटा लेमडा, फॉर्मूला याद रहेगा, इन दोनों के नोट लगा लो, मतलब दहली पर आ गए आप। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है ना बेटा, सारे बच्चे रखना, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, आवर्ती सबसे ज्यादा होनी चाहिए, जितने आवर्ती फ्रीक्वेंसी आएगी उतना ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छा होगा। और लेमडा क्या होना चाहिए सर, कम से कम होना चाहिए, ये बात याद रहेगा सबको, एक ज्यादा होना चाहिए और एक कम होना चाहिए। और ये तो पता है ना कि सर E बराबर एच म्यू का फॉर्मूला होता है, अगर ये ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब एनर्जी ज्यादा आनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, सारे बच्चे समझना, थोड़ा लोकल समझाता हूँ अपनी भाषा में। देखो इसको कई बच्चे क्या होता है कि स्कूलिंग में पकड़ ही नहीं पाते उस कॉन्सेप्ट को, और यूट्यूब में फिर मामला गड़बड़ कचरा कर रखा है। आ जाइए, यहाँ इलेक्ट्रॉन है और ये फिक्स है, ये कार्यफलन सारे बच्चे रखना, ये फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए इसका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बाहर निकालने का खर्चा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सामने वाला आदमी, सामने जो एनर्जी आ रही है, सारे बच्चे रखना, सामने जो एनर्जी आ रही है, अगर वो 3 ही लेके आया तो, अगर 3 ही लेके आया तो सर ये तो वही बात हो गई, इससे तो केवल बाहर बाहर आएगा। पर अपना काम क्या है, अपना काम है कि मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर आए और चले भी। अपना ये काम, एक जैसे माँ के गर्भ में एक बच्चा रहता है, तो उस बच्चे का काम ये नहीं है कि जन्म लेते ही मर जाए, उसको जन्म भी देना है और चलाना भी है, राइट है। तो अपना उद्देश्य ये है कि जो ये प्लेट बनाई जाती है, सारे बच्चे को ये पता हो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना बेटा, इसमें एक देसी जुगाड़ है, वो वहां एक कड़ी छिपी हुई है, वो नजर रखना कि जब इसके ऊपर लाइट गिराई जाती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर तो आ जाता है, लेकिन इसका आने का उद्देश्य नहीं है, इस एनोड तक पहुंचाना उद्देश्य है, इसको चलाना भी जरूरी है, इसलिए उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं। तो वर्ड पकड़ना, अगर ये 3 लेके आया तो इलेक्ट्रॉन बाहर बाहर आएगा, तो इसका मतलब दहली आवर्ती पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, पर प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना नहीं घटेगी। अब कई किताबें इसमें उल्टा पुल्टा लिख रखी है। अब ऐसा हुआ तो, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके आया तो
अब मजेदार, इसके तो फिक्स है, 3 तो खर्चा हो गया, 3 तो इसमें गया, एक से ये निकल गया, तो वो काइनेटिक एनर्जी निकल के 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके निकल गया। तो आप मुझे बताओ 3 रेक 4 4, तो इसीलिए ये आइंस्टीन की इक्वेशन बनी है। ई आ रहा है, कभी ये फॉर्मूला देखा हो तो, ये है आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। ई आ रहा है, 2 में बट गया, डब्ल्यू नॉट काइनेटिक एनर्जी, तो 2 भागों में बट गया ये, याद रहेगा। इसका मतलब पहली आवर्ती थर्सोल्ड पे केवल इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है। तो पासिंग मास होगा इसमें, मैंने आपके अच्छे से नोट्स बनाए हैं। देखिए इधर पहली आवर्ती, इस पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर निकालने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, न्यूनतम आवर्ती होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर तो आ जाता है, चलता फिरता नहीं है, राइट है। तो इसका फॉर्मूला तो याद रहेगा, म्यू बराबर सी बटा लेमडा, वही फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला है, दोनों के नोट लगा लो। तो ये याद रहेगा। अगर प्रकाश विद्युत प्रभाव आप करवाना चाहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाना चाहते हैं, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, लेमडा कम होना चाहिए और एनर्जी ज्यादा होना चाहिए। यहाँ लिख रखा है फ्रीक्वेंसी ज्यादा और लेमडा कम से कम होना, रेडी याद रहेगा। तो ये जुगाड़ याद रखना। हाँ, ये सारे बच्चे दिमाग बैठा लो कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा ही चाहिए, लेमडा कम से कम चाहिए, राइट। ये नजर रख लो, बेसिक सिंपल सा फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ये याद रहेगा सबको। अब मैं जो जुगाड़ बता रहा हूँ, एक मजेदार ट्विस्ट बता रहा हूँ। सारे बच्चे मुझे ये बताओ, प्रकाश विद्युत प्रभाव होने की शर्त बता दो। होने की शर्त कि सर, होने की शर्त ये हो गया, वो डायग्राम में आता हूं, इधर आ जाओ। होने की शर्त बताइए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने की शर्त बताओ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने की शर्त बता दो। बताओ होने की शर्त बता दो, कि सर होने की शर्त हम बता देंगे कि ई का मान इस डब्ल्यू से ज्यादा होना चाहिए। क्या ये बात सही है? ये 4 होगा, ये 3 होगा, इससे ज्यादा ही होना, बराबर हुआ तो केवल बार बार आएगा, बच्चा जन्म लेगा चलेगा ही नहीं, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी उसके पास, ज्यादा होना चाहिए, इस पर हो जाएगा। रेडी। दूसरा, सर ई को खोल दो, इधर खोलता हूं, एच म्यू, डब्ल्यू को खोल दो, सर एच म्यू नॉट, इसको काट दो, सर म्यू बराबर म्यू, म्यू बराबर म्यू नॉट, चिन्ह वैसा का वैसा। इसका मतलब आने वाली फ्रीक्वेंसी दहली से ज्यादा होनी चाहिए, राइट। और लेमडा, जिसको ये 2 याद हो गया, तो लेमडा में कुछ ही नहीं लगाना है, इसका उल्टा लगा दो, क्योंकि लेमडा तो उल्टा चलता है। ये याद कर लो, प्रकाश विद्युत प्रभाव होने की शर्त। ये वर्ड पकड़ो सारे बच्चे। वर्क फंक्शन जितना कम है मेटल, उतना कंडक्टर होगा क्या? इसका कोई वो पैरामीटर्स नहीं है बेटा, ठीक है, इसको इससे नहीं कनेक्ट करेंगे। कंडक्टर होना एक अलग पैरामीटर है, वर्क फंक्शन होना एक अलग पैरामीटर है। ये चेक किया जाता है कि किसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, ठीक है, इसके आधार पर तय करता हूँ। जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका जाहिर सी बात है वो कंडक्टर होगा, और उसका जो वर्क फंक्शन होगा वो कम ही होगा। चलो सारे बच्चे ये बताओ, ये बात याद रहेगी क्या? प्रकाश विद्युत प्रभाव होने की शर्त रख लो, और नहीं होने की क्या है बताओ। अब आप मुझे बताओ, ये होने की शर्त है तो नहीं होने की क्या है, उल्टा लिख दो, उल्टा लिख दो उसका, ये उल्टा लिख दो, ये उल्टा लिख दो। यानी कब नहीं होगा, आप मुझे बताओ कब नहीं होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आने वाली एनर्जी मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसको बाहर निकलने में 3 लग गया। मतलब किसी बच्चे को किराए, किसी जगह एग्जाम देने जाना है, वहां 100 रुपए किराया, आपने उसको 70 रुपए दे दिए, तो वो कहां जाएगा, वहां पर आधे रास्ते में अटकेगा, होगा ही नहीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 100 दिया तो केवल मैदान में उतरेगा, वापिस कैसे आएगा? थोड़ा ज्यादा दीजिए, ज्यादा पर ही होगा, बराबर पे भी नहीं होगा। बराबर का केस आ जाए ना, तो इलेक्ट्रॉन बाहर तो आ जाता है, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा। तो सारे ध्यान रखना, बराबर के केस पर भी नहीं होता है। तो याद रहेगा, जिस बच्चे को ये बात गणित समझ में आ गई, इसका उल्टा लिख दो। आ जाओ मेरे सभी शेर, इसका उल्टा लिख दो। नजर रखना मैं क्या लिख रहा हूं, एक याद रखना है होने का, नहीं होने का ये लिख दो। सर अब पकड़ में आ गया, नहीं होने का देखो क्या लिख रहा हूं मैं, लेमडा, लेमडा नोट, इसका उल्टा लिखो, ये चिन्ह, इसका उल्टा चिन्ह, और इसका उल्टा चिन्ह, ये तो उल्टे होंगे, बराबर पे भी नहीं होगा, खत्म। रेडी। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है किस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है और किस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है। रेडी। तो मैंने ये सारा डाटा आप लोगों के लिए दे दिया है, अच्छे से लिखा है कि इसमें ये रहा प्रकाश। ये मोस्टली बच्चे टीचर इसको पता है कितना गंदा याद रखते हैं। तुम लोग सोच के देखो कि तुम लोगों ने इसकी खिचड़ी पका रखी होगी इसकी एकदम। और डायग्राम, वो डायग्राम जब इसका डायग्राम और बनाऊंगा तो और पकड़ में आएगा। अभी केवल एक जुगाड़ दे रहा हूँ, प्रकाश विद्युत प्रभाव होने की शर्त ये ग्रेटर देन, तो ये रहे तो कॉपी है, क्योंकि इसको तो इसी से बनता है, एच म्यू, एच म्यू नॉट, एच से एच काट दो तो म्यू और म्यू नॉट तो कॉपी है, ये तो इसी का दूसरा नाम है, राइट। लेमडा उल्टा लिखना है, होने का याद रखो, नहीं होने का उल्टा लिख दो, इसका चिन्ह का उल्टा, इसके चिन्ह का उल्टा, इसके चिन्ह का उल्टा, बराबर और चिपका देना।
तो याद रहेगा। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव होने की शर्त ऊपर वाली और नहीं होने का जो कंडीशंस है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ओक्यूर नहीं हो, प्राप्त नहीं होगा, तो इसको याद रखो, इसका उल्टा लिख दो। और सभी बच्चे रखना, नो कंडीशन है, तीन, तीन छह और तीन बराबर की, नौ में से छह पे नहीं होता, केवल तीन पर होता है। तो ये मेरे जिस बंदे ने सिर्फ एक चीज याद कर ली, सिर्फ एक चीज, अगर कोई बच्चा भूल जाता है इसको, तो एक चीज याद कर लो बस, ये होना चाहिए, इसके ज्यादा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे? कि सर जिसको ये याद रह गया कि आने वाली एनर्जी फोटो कार्यफलन से तो ज्यादा होनी चाहिए, तो म्यू तो इसी से बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ, इससे बना लोगे? कि हाँ सर बना लेंगे, ये कट गया, और लेमड़ा उल्टा कर देंगे बस। और जिसको तीन आती है वो छह उल्टा वापिस कर देगा, उसका रिवर्स कर देना। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव को सबसे पहले किसने खोजा था? राइट, आ जाओ भाई। हाँ भाई, ओके। प्रकाश विद्युत प्रभाव को सबसे पहले दिमाग में जिसके वैज्ञानिक क्या आया था ना, सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दो लाइन और बोल रहा हूँ, वो स्टेटमेंट याद रखना। फोटो इलेक्ट्रिक सबसे पहले हर्ज ने समझाया था। कौन सा वैज्ञानिक था? एच जेड, जिसका मात्रक लगाते रहते हैं हर्ज। हर्ज नाम का याद रखना। प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फर्स्ट डिस्कवरी किसने की थी? हर्ज ने, और या लेनार्ड ने। लेकिन ये दोनों साइंटिस्ट नोबेल नहीं लेके गए, कारण ये प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को तरंग से समझा रहे थे। और आप मुझे बताओ, ये कौन से नेचर से समझ में आता है? सर ये तो कण से समझाता है, तभी तो इसको 30 ऑप्टिक्स के 30 चैप्टर में रखा है। तो इसलिए नोबेल पुरस्कार इनको नहीं दिया गया। तो एग्जाम में आ जाए, पहली डिस्कवरी किसने की? हर्ज ने या लेनार्ड ने, राइट। लेकिन सक्सेसफुली किसने समझाया, सफलतापूर्वक इसको किसने क्रिएट किया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन थे। अल्बर्ट आइंस्टीन, नाम याद रखना। अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव को कण मान के समझाया था, पार्टिकल से, और ओरिजिनल वही सत्य है। और नोबेल ले गए कौन? आपके अल्बर्ट आइंस्टीन। और अल्बर्ट आइंस्टीन को 90% बच्चा ये याद रखता है, इसके लिए नोबेल दिया गया था, या सापेक्षता के सिद्धांत की, रिलेटिविटी की थ्योरी की वजह से दिया गया था, सापेक्षता का सिद्धांत की वजह से नहीं। न इसके लिए दिया गया, न रिलेटिविटी के लिए दिया गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए दिया गया। बस गलती ये थी कि लेनार्ड ने क्या समझाया था? हर्ज ने उसको तरंग माना था, जबकि ये कण मान के समझाया था। और ये आज भी सत्य है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव कण से ही समझाया जाता है, पार्टिकल नेचर से ही समझाया जाता है। तो ये दो स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं आप लोगों के लिए, याद रखना। हर्ज और लेनार्ड ने गलती की थी, इन्होंने सबसे पहले खोजा जरूर था, लेकिन सफल नहीं हुए थे। उसका कारण क्या था? इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव को क्या माना था? वेव नेचर से समझाने की कोशिश कर रहे थे, वेव नेचर से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंसिडर्ड माना था लाइट एज ए वेव, इन्होंने वेव मान के समझाना चाहा था, इसलिए वो गलत हुआ। और आगे जाके अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको फोटोन के आधार पर कण मानते हुए समझाया, और एक नोबेल पुरस्कार अपने साथ ले गए। इसलिए एग्जाम में आ जाए, फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली डिस्कवरी किसने की, सब पहले बार सफलतापूर्वक किसने इसका अध्ययन किया? तो वो याद रखना, अल्बर्ट आइंस्टीन थे। यानी इसके अगर आपसे पूछे पहली डिस्कवरी किसने की, तो आपको बताना है हर्ज ने। लेकिन सक्सेसफुल किसने की, तो आपको बताना है अल्बर्ट आइंस्टीन है। और अल्बर्ट आइंस्टीन को इसी के लिए नोबेल दिया गया था। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया? पहला ऑप्शन आता है ई बराबर एम सी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, सापेक्षता रिलेटिविटी की थ्योरी के लिए। तीसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चौथा आता है सभी के लिए, नहीं, एक ही चीज के लिए दिया गया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नोबेल दिया गया है। बताओ सारे बच्चों को याद रहेगा? शाहरुख नोबेल क्या कर रहा है, रिकॉर्ड में देखता है क्या? चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, कोई भी बच्चा गलत ना आंसर नहीं दे, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आज मुझे बताओ, आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बेसिक से पूरा डाटा बताया, ठीक है। अब इसको आप देखना कि यूट्यूब में बच्चा यूट्यूब की दुनिया में रहता है, वो खराब कर देता है। स्कूलिंग में थोड़ा सही ढंग से नहीं पढ़ पा रहा है, इस चैप्टर को कहाँ खत्म, अभी जब तो पढ़ा, ये विद इन आधे घंटे में पढ़ाते हैं टीचर। सीधा आते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटोन की चार गुण लिखाते हैं, डेली आवृत्ति की डेफिनेशन लिखाते हैं, थर्सोल्ट की, म्यू और लेमडा करते हैं, खत्म, और सीधा आ जाते हैं लेमडा पर। अपने 1.5 घंटे की क्लासेस के अंदर फोटोन और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अब आप जब इसको पूरा लिखोगे, तब आपका दिमाग खुलेगा कि इतनी सारी चीजें होती है। अगर सिस्टम से इसको पढ़ा जाए तो अपने क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इसके साथ प्रैक्टिस भी मांगती है, तो थोड़ा सा दिमाग बेटा अच्छे से क्लियर करके देखना। आपको जो डाटा दिया है, बहुत पीछे बैकग्राउंड मैंने लगती है, एक एक चीज लिख के देनी पड़ती है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें। फिर एडिटिंग वो टाइपिस्ट गलती कर देता है, खुद टाइप करना पड़ता है, मतलब क्लास से ज्यादा टाइम खाता है ये, बहुत ज्यादा। लेकिन ठीक है, आप लोगों के लिए जो फायदा है उसका उठाओ। और एक बार ध्यान रखना कि एक खुद पढ़ो और नए बच्चे तक जरूर सजेशन पहुंचाने का काम आपका है। रेडी? हाँ, इसका आंसर बता दो, फिर आज की क्लास को क्लोज करते हैं। फिर मिलते हैं अपन मंडे को, 2 दिन आप पीछे बैकग्राउंड का काम कवर कर लेना, ठीक है। आंसर बता दो इसका।
क्या बताओगे? ठीक है, थोड़ा सा आप जब नोट्स बनाओगे मैटर आपका ऐसा मिलेगा कि मैं कह रहा हूँ कोई भी शेरा देखेगा ना दूसरा शेर, तो आपको बाजीगर समझेगा कि हाँ यार बहुत कुछ डाटा है, बहुत डाटा है। अभी तो पढ़ते जाओ, दो दो पांच पांच कॉपियां नहीं बढ़ जाए तो मैं बैठा हूँ। नोट्स प्रॉपर बना रहे हो तो सक्सेस देखो, सफलता पूर्वक किसने किया, तो मेरे हिसाब से देखो सारी साइंटिस्टों का योगदान है, सभी ने किया है, सबने किया है इसमें यह योगदान, लेकिन सक्सेसफुल आइंस्टीन थे, कण मान के समझाया था। इन्होंने गलती क्या किया था, वेव माना था, वेव माना था, इनमें लास्ट में योगदान था। इन्होंने फोटोन के बारे में बताया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं बताया था, इन्होंने फोटोन बताया था, फोटोन की खोज किया था इन्होंने। ठीक है, फोटोन मैक्स प्लांक के द्वारा की गई थी, तो उसी की तर्ज पे चलता है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो अलग हो गया ना, इसलिए नोबल ये लेके गए अल्बर्ट आइंस्टीन। याद रहेगा चीजें। चलो क्लास को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नई एनर्जी नई जोश के साथ, तब तक अपना काम करते रहे, ध्यान रखें, बाय बाय।